माता जी। एक टर्म है मैंने जो रिसेंटली सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि होम स्कूलिंग हम कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। एक टर्म मैंने सीखा है, वो है होमवर्क ऑफ पेरेंट्स। तो हम जनरली ये होमवर्क खुद के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। बहुत बार हम चीजें काफी नेचुरल वे से भी करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है काफी। बट ये एक होमवर्क जो टर्म है, तो हमने होमवर्क करना चाहिए एज पेरेंट्स। और इसका इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये हमें काफी क्लियर थिंकिंग देता है। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, हम काफी रोल्स साथ में कर रहे हैं, काफी मंदिर की भी सेवाएं होती है, काफी लोगों की, काफी माता जी इन्वॉल्व रहती है काफी सारी चीजों में। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करूंगी। ये है अरुदा माता जी की बुक, ऑलमोस्ट सबको मालूम होगी ये, होम स्कूलिंग कृष्णा's चिल्ड्रन। और एक बुक है द आर्ट ऑफ टीचिंग बाय भूरी जन प्रभु। ये काफी कम लोगों को मालूम होगी। द आर्ट ऑफ टीचिंग ये जो बुक है, तो अगर आप होम स्कूल करना चाहते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी, बट फिर भी वो बहुत अच्छी बुक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और एक बुक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी वो मेरे पास इधर सामने नहीं, वो जरा साइड में, मेरी बेटी बड़ी हो गई है। आई थिंक नाटक चंद्रिका देवी दास, इन्होंने वो लिखी हुई है। जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज, मतलब उन्होंने एक प्ले स्कूल कैसे सेटअप करना है उस हिसाब से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से वो दिया है। अरुदा माता जी की बुक में कैसे है कि उनके बच्चे 8 और 6 साल के थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। एक लेवल तक उनके बच्चे स्कूल में गए थे। तो ये बुक्स मैं कहूंगी कि हमने बार बार पढ़नी चाहिए। जो अरुदा माता जी की बुक है, जितनी बार भी हम पढ़ेंगे, हम होम स्कूल नहीं भी कर पाए तो भी उसमें जो वैल्यूज है वो हमें आने चाहिए। मतलब एक आइडिया इजीली आता नहीं है, क्योंकि हम नेचुरली उस एनवायरनमेंट में बड़े नहीं हुए हैं मोस्ट ऑफ अस। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क। तो एक बेसिक मैं कहूंगी कि होम स्कूलिंग अगर कंसिडर करना है तो क्या मतलब, क्यों होम स्कूल करना, अभी क्या फायदा है होम स्कूलिंग करने का। तो एक जनरल मोटिवेशन तो सबको मिल ही जाता है सुन के। मैक्सिमम माता जी इसको एक अंदर से एक ऐसे करंट जाता है कि होम स्कूलिंग। तो उसका रीजन है कि इट्स अबाउट ब्लिस। अभी कैसे है कि इसका जो एफर्ट है, इसमें काफी एफर्ट जाने वाला है, बट जो हमें दिखेगा उस एफर्ट के बाद, हमारे बच्चे जो हमारे सामने होंगे, तो वो जो ब्लिस है, तो द एफर्ट इज वर्थ इट। मतलब हम जब देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हम उन्हें दे रहे हैं, उनमें वो एब्जॉर्ब हो रही है उनमें, और उनकी लाइफ जैसे हमारे सामने मोल्ड होते जाएगी, दैट्स अ बिग, दैट्स द, क्या कहते हैं, मंजिल और रास्ता वही है। तो इट इज वर्थ इट। एक और चीज है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कि हम उन्हें बहुत सारे खराब इन्फ्लुएंसेस से बचा कर रख सकते हैं। आजकल स्कूल्स में, अभी इंडिया में भी यही हालत है कि बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है। वैदिक संस्कृति, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि मॉरल भी कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ नहीं। पर हाँ, उनको मालूम क्या है कि हम पहले बंदर थे। उनको मालूम क्या है, बिग बैंग थियरी। तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल शिक्षाएं स्कूल में दी जाती हैं। और अगर आप भगवान के बारे में बोलो, ये बोलो, तो वो बहुत बुरा है। पर बच्चों को ये एकदम नेचुरली मालूम है, और ये वो बहुत श्योर भी होते हैं। अभी चलो डिवोटीज भी के बच्चे भी अगर जाते हैं तो इट्स फाइन, बट क्योंकि हम उनको बताएंगे चलो कि ये सब गलत है। पर कैसे है कि और भी बहुत सारी सटल चीजें भी बहुत है जिनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और ओवरऑल जो बच्चों पर हमारा कंट्रोल में कहूंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा सबको, बट या क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग में ये वर्ड अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम बच्चों को कंट्रोल करें। बट जो बच्चों पर हमारा इन्फ्लुएंस रह जाता है, और वो इन्फ्लुएंस हम रख सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो कृष्ण कॉन्शियस एस्पेक्ट है, जो कल्चरल एस्पेक्ट है, तो वो भी होम स्कूलिंग में बहुत अच्छी तरह हम रख सकते हैं, उनके ओवरऑल लाइफ पर और उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस पर भी। तो ये एक मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि हम क्यों कंसिडर करें होम स्कूल करना। अदरवाइज डिटेल्स तो बहुत है, बहुत बात कर सकते हैं होम स्कूलिंग के बारे में। ओके, सो माता जी, मैं हेडफोन्स निकाल कर ट्राई करूं? इज इट फाइन ना माता जी?
ओके ओके। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे होम स्कूलिंग का देना चाहूंगी कि हमने कैसे स्टार्ट किया। देखिए मेरी बेटी अभी 9 साल की है, अभी काफी कुछ होना है, उसका एजुकेशन कंप्लीट होना है, काफी सारी चीजें अभी भी करनी है। ओ यस थैंक यू, वॉइस अच्छा है, थैंक। तो इसमें अभी कैसे है कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मतलब मैंने एक्चुअली पहले प्रभु जी से ये डिस्कस किया था कि हम होम स्कूल करें क्या, क्योंकि मैंने इसके आर्टिकल्स पढ़े थे, तभी आरुद्धा माता जी का बुक नहीं आया था, उनके आर्टिकल्स थे इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री वेबसाइट पर, तभी आर्टिकल्स थे। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देने में, तो मैं स्कूल्स में भी तभी जाती थी कि बच्चों को स्टोरीज बताए और कृष्ण कथा और ये सब। या अभी भी डिस्टरबेंस है? देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस विथ मी। इज इट फाइन नाउ? सबको आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन की तरह नॉइस आ रही है पीछे से, थोड़ा सा जैसे स्पीकर से शायद कुछ आ रही है आपके माइक में, शायद स्पीकर थोड़ा सा। में इधर तो मतलब कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है अदरवाइज। ठीक है। अभी ठीक है आवाज? हाँ जी, अभी कभी कभी ठीक होती है, बीच बीच में नॉइस कर रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि नेटवर्क इश्यूज भी यहाँ पर नहीं है, बैकग्राउंड का भी इशू नहीं है वैसे। आपकी वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है ओके माता जी, बस वॉइस में थोड़ी सी आ रही है। ओके अभी ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करिए। सुन तो रहा है अच्छे से, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पर माता जी कुछ भी डिस्टरबेंस तो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हवा नहीं है या अदरवाइज भी कोई इशू नहीं है अदरवाइज। अभी ठीक है माता जी, मैंने पोजीशन चेंज किया है। थोड़ी सी वो तो नॉइस है ही, पता नहीं क्यों है, पर दैट्स ओके माता जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। ओके या तो सबसे पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी थी कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने मेरी बेटी का जन्म होने के बाद उन्होंने कुछ उटपटांग ऐसे डेज का सेलिब्रेशन देखा था जो कि स्कूल के बच्चे कर रहे थे, हम जिस अपार्टमेंट में थे वहां पर। तो वो देखने के बाद उन्होंने सडनली एक दिन आए और मुझे कहा कि यस हम होम स्कूल करेंगे। तो ये तो भगवान की कृपा ही है कि वो इतने कन्विंस हो गए उस इंसिडेंट को देखकर। और उसके बाद वी हैव नेवर लाइक नेवर लुक्ड बैक। तो होम स्कूलिंग हमारा तब से पक्का हो गया कि हाँ हम होम स्कूल कर रहे हैं। और फिर अरुद्धा माता जी का ही मैंने एग्जाम्पल, उनका जो मॉडल है वो ही फॉलो किया है थ्रू आउट। सिर्फ एक स्ट्रगल मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके बच्चे बड़े थे, उनके बच्चों ने मतलब बेसिक ये सीखा था कि लेटर्स मतलब लिखना पढ़ना एक बेसिक सीखा था, क्योंकि 6 साल मतलब काफी एज होता है तभी। तो वो एक स्ट्रगल था प्ले स्कूल लेवल, मतलब ABC और 0 1 2 3 सब सिखाना, तो वो एक स्ट्रगल तभी था। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि भगवान की कृपा कैसे होती है कि कैसे मैंने सिखा लिया। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ मैं करूंगी लाइफ में, पर अरुद्धा माता जी का इंस्पिरेशन था और इट हैपेंड। धीरे धीरे सीखते गए एंड इट हैपेंड। तो अभी मेरी बेटी मतलब शी रीड्स भागवतम, वो सब बुक्स भी जब रीड करती है तो ऐसे लगता है कि कैसे कर रही है, मतलब मुझे भी बहुत ऐसे हो जाएगी ओ माय गॉड इसको इतना कैसे आ गया। तो भगवान की कृपा कहते हैं कि इट्स लाइक हो जाता है ना, लेम कैन क्रॉस माउंटेन, तो वैसा मुझे लगता है कि अंधा शास्त्र पढ़ लेता है वैसे ये हो गया ऐसे लगता है। यही मतलब बेटी को जितना भी पॉसिबल है मैंने इनिशियली बहुत हमने प्ले वे में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज और क्रिएटिव वे से उसे सिखाया, मतलब पढ़ाई ऐसे बहुत ज्यादा ली नहीं कभी। फिर धीरे धीरे भागवतम डिस्कशन, और मतलब 4 साल की थी बेटी तभी हमने भागवतम डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो मुझे तभी बहुत अर्ली लगा था कि उसको स्टोरीज बहुत बता चुकी थी मैं, क्योंकि तब तक। और जब 4 साल की थी तभी हम डिस्कशन करने लगे थे, तो वो डिस्कशन में एकदम अडल्ट लेवल का करती थी उससे तभी भी। तो तभी भी वो आंसर देती थी तो वो अडल्ट लेवल के आंसर देती थी। तो जो बहुत अच्छा लगता था कि ये भागवतम का कैसे जैसे आराध्या माता जी ने कहा वैसे वो वर्क होता है कि इतना
इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है कि इट्स एफर्टलेस, और भगवान की लीला सुनते सुनते हमारा सब कुछ हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा था, और अभी भी इट्स लाइक और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है ऐसे। माता जी, शुड आई पुट द हेडफोन अगेन? ओके ओके, नहीं माता जी, वॉइस फाइन। क्लियर। अभी हम्म। या इज इट फाइन ना माता जी? हाँ जी माता जी, दिस इज क्लियरर देन हेडफोन्स। ओके ओके, तो अभी हम ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे करते हैं हम। अभी मैं एक जनरल ऑडियंस के हिसाब से कुछ पॉइंट, माता जी। एक टर्म है मैंने जो रिसेंटली सीखा है, वो मैं आपको बताना चाहूंगी कि होम स्कूलिंग हम कर भी रहे हैं या नहीं भी कर रहे हैं। एक टर्म मैंने सीखा है, वो है होमवर्क, होमवर्क ऑफ पेरेंट्स। तो हम जनरली ये होमवर्क खुद के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। बहुत बार हम चीजें काफी नेचुरल वे से भी करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है काफी। बट ये एक होमवर्क जो टर्म है, तो हमने होमवर्क करना चाहिए एज पेरेंट्स। और इसका इम्पोर्टेंस भी है क्योंकि ये हमें काफी क्लियर थिंकिंग देता है। क्योंकि देखिए, हम सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, हम काफी रोल्स साथ में कर रहे हैं, काफी मंदिर की भी सेवाएं होती है, काफी लोगों की, काफी माता जी इन्वॉल्व रहती है काफी सारी चीजों में। तो इसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए कुछ बुक्स मैं सजेस्ट करूंगी। ये है अरुदा माता जी की बुक, ऑलमोस्ट सबको मालूम होगी ये, होम स्कूलिंग कृष्णा's चिल्ड्रन। और एक बुक है द आर्ट ऑफ टीचिंग बाय भूरी जन प्रभु, ये काफी कम लोगों को मालूम होगी। द आर्ट ऑफ टीचिंग ये जो बुक है, तो अगर आप होम स्कूल करना चाहते हैं तो वो ज्यादा फायदेमंद होगी, बट फिर भी वो बहुत अच्छी बुक है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए और एक बुक है, फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। अभी वो मेरे पास इधर सामने नहीं, वो जरा साइड में, क्योंकि मेरी बेटी बड़ी हो गई है। आई थिंक नाटक चंद्रिका देवी दास, इन्होंने वो लिखी हुई है। जो 5 साल के नीचे के बच्चे हैं उनके लिए उसमें बहुत अच्छी एक्टिविटीज, मतलब उन्होंने एक प्ले स्कूल कैसे सेटअप करना है उस हिसाब से उन्होंने कृष्णा कॉन्शियस पर्सपेक्टिव से वो दिया है। अरुदा माता जी की बुक में कैसे है कि उनके बच्चे 8 और 6 साल के थे जब उन्होंने स्टार्ट किया था। एक लेवल तक उनके बच्चे स्कूल में गए थे। तो ये बुक्स मैं कहूंगी कि हमने बार बार पढ़नी चाहिए। जो अरुदा माता जी की बुक है, जितनी बार भी हम पढ़ेंगे, हम होम स्कूल नहीं भी कर पाए तो भी उसमें जो वैल्यूज है वो हमें आने चाहिए। मतलब एक आइडिया इजीली आता नहीं है, क्योंकि हम नेचुरली उस एनवायरनमेंट में बड़े नहीं हुए हैं मोस्ट ऑफ अस। और जैसे मैंने कहा, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है होमवर्क। तो एक बेसिक मैं कहूंगी कि होम स्कूलिंग अगर कंसिडर करना है तो क्या, मतलब क्यों होम स्कूल करना, अभी क्या फायदा है होम स्कूलिंग करने का। तो एक जनरल मोटिवेशन तो सबको मिल ही जाता है सुन के। मैक्सिमम माता जी इसको एक अंदर से एक ऐसे करंट जाता है कि होम स्कूलिंग, तो उसका रीजन है कि इट्स अबाउट ब्लिस। अभी कैसे है कि इसका जो एफर्ट है, इसमें काफी एफर्ट जाने वाला है, बट जो हमें दिखेगा उस एफर्ट के बाद, हमारे बच्चे जो हमारे सामने होंगे, तो वो जो ब्लिस है, तो द एफर्ट इज वर्थ इट। मतलब हम जब देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद की शिक्षाएं हम उन्हें दे रहे हैं, उनमें वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं उनमें, और उनकी लाइफ जैसे हमारे सामने मोल्ड होते जाएगी, दैट्स अ बिग, दैट्स द, क्या कहते हैं, मंजिल और रास्ता वही है। तो इट इज वर्थ इट। एक और चीज है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, कि हम उन्हें बहुत सारे खराब इन्फ्लुएंसेस से बचा कर रख सकते हैं। आजकल स्कूल्स में, अभी इंडिया में भी यही हालत है कि बच्चों को कुछ मालूम नहीं होता है, वैदिक संस्कृति, जैसे प्रभु जी ने भी कहा कि मॉरल भी कुछ मालूम नहीं होता है, कुछ नहीं। पर हाँ, उनको मालूम क्या है कि हम पहले बंदर थे, उनको मालूम क्या है बिग बैंग थियरी। तो ये बहुत ही नॉनसेंसिकल शिक्षाएं स्कूल में दी जाती हैं। और अगर आप भगवान के बारे में बोलो, ये बोलो, तो वो बहुत बुरा है। पर बच्चों को ये एकदम नेचुरली मालूम है, और ये वो बहुत श्योर भी होते हैं। अभी चलो डिवोटीज भी के बच्चे भी अगर जाते हैं तो इट्स फाइन, बट क्योंकि हम उनको बताएंगे चलो कि ये सब गलत है। पर कैसे है कि और भी बहुत सारी सटल चीजें भी बहुत है जिनसे हम बच्चों को बचा सकते हैं। और ओवरऑल जो बच्चों पर हमारा कंट्रोल में कहूंगी तो शायद अच्छा नहीं लगेगा सबको, बट या क्योंकि मॉडर्न पेरेंटिंग में ये वर्ड अच्छा नहीं कहा जा सकता क्योंकि हम बच्चों को कंट्रोल करें, बट
जो बच्चों पर हमारा इन्फ्लुएंस रह जाता है और वो इन्फ्लुएंस हम रख सकते हैं जो हम रखना चाहते हैं। ऑब्वियसली जो कृष्ण कॉन्शियस एस्पेक्ट है, जो कल्चरल एस्पेक्ट है, तो वो भी होम स्कूलिंग में बहुत अच्छी तरह हम रख सकते हैं, उनके ओवरऑल लाइफ पर और उनके कृष्ण कॉन्शियसनेस पर भी। तो ये एक मैंने जस्ट ब्रीफ किया कि हम क्यों कंसिडर करें होम स्कूल करना। अदरवाइज डिटेल्स तो बहुत है, बहुत बात कर सकते हैं होम स्कूलिंग के बारे में। ओके, सो माता जी मैं हेडफोन्स निकाल कर ट्राई करूं? इज इट फाइन ना माता जी? ओके ओके। तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन में हमारे होम स्कूलिंग का देना चाहूंगी कि हमने कैसे स्टार्ट किया। देखिए मेरी बेटी अभी 9 साल की है, अभी काफी कुछ होना है, उसका एजुकेशन कंप्लीट होना है, काफी सारी चीजें अभी भी करनी है। ओ यस थैंक यू, वॉइस अच्छा है, थैंक। तो इसमें अभी कैसे है कि जब मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मतलब मैंने एक्चुअली पहले प्रभु जी से ये डिस्कस किया था कि हम होम स्कूल करें क्या, क्योंकि मैंने इसके आर्टिकल्स पढ़े थे, तभी आरुद्धा माता जी का बुक नहीं आया था, उनके आर्टिकल्स थे इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री वेबसाइट पर, तभी आर्टिकल्स थे। और मुझे भी बहुत इंटरेस्ट था बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस देने में, तो मैं स्कूल्स में भी तभी जाती थी कि बच्चों को स्टोरीज बताए और कृष्ण कथा और ये सब। या अभी भी डिस्टरबेंस है? देयर इज नो एक्सटर्नल डिस्टरबेंस विथ मी। इज इट फाइन नाउ? सबको आवाज आ रही है? थोड़ी थोड़ी वाइब्रेशन की तरह नॉइस आ रही है पीछे से, थोड़ा सा जैसे स्पीकर से शायद कुछ आ रही है आपके माइक में, शायद स्पीकर थोड़ा सा। में इधर तो मतलब कुछ भी डिस्टरबेंस नहीं है अदरवाइज। ठीक है। अभी ठीक है आवाज? हाँ जी, अभी कभी कभी ठीक होती है, बीच बीच में नॉइस कर रही है, पता नहीं क्यों। क्योंकि नेटवर्क इश्यूज भी यहाँ पर नहीं है, बैकग्राउंड का भी इशू नहीं है वैसे। जी, आपकी वीडियो तो बिल्कुल क्लियर है ओके माता जी, बस वॉइस में थोड़ी सी आ रही है। ओके अभी ठीक है माता जी, आप कंटिन्यू करिए। सुन तो रहा है अच्छे से, लेकिन समझ नहीं आ रही कि क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि एक्सटर्नल यहाँ पे माता जी कुछ भी डिस्टरबेंस तो नहीं है बिल्कुल भी, मतलब हवा नहीं है या अदरवाइज भी कोई इशू नहीं है अदरवाइज। अभी ठीक है माता जी, मैंने पोजीशन चेंज किया है। थोड़ी सी वो तो नॉइस है ही, पता नहीं क्यों है, पर दैट्स ओके माता जी, प्लीज आप कंटिन्यू करिए, कोई बात नहीं। Okay. या तो सबसे पहले तो मुझे मेरे हस्बैंड ने परमिशन नहीं दी थी कि नहीं करेंगे, पर उन्होंने मेरी बेटी का जन्म होने के बाद उन्होंने कुछ उटपटांग ऐसे डेज का सेलिब्रेशन देखा था जो कि स्कूल के बच्चे कर रहे थे, हम जिस अपार्टमेंट में थे वहां पर। तो वो देखने के बाद उन्होंने सडनली एक दिन आए और मुझे कहा कि यस हम होम स्कूल करेंगे। तो ये तो भगवान की कृपा ही है कि वो इतने कन्विंस हो गए उस इंसिडेंट को देखकर, और उसके बाद वी हैव नेवर लाइक नेवर लुक्ड बैक। तो होम स्कूलिंग हमारा तब से पक्का हो गया कि हाँ हम होम स्कूल कर रहे हैं। और फिर अरुद्धा माता जी का ही मैंने एग्जाम्पल, उनका जो मॉडल है वो ही फॉलो किया है थ्रू आउट। सिर्फ एक स्ट्रगल मुझे, जैसे मैंने पहले भी कहा कि उनके बच्चे बड़े थे, उनके बच्चों ने मतलब बेसिक ये सीखा था कि लेटर्स मतलब लिखना पढ़ना एक बेसिक सीखा था, क्योंकि 6 साल मतलब काफी एज होता है तभी। तो वो एक स्ट्रगल था प्ले स्कूल लेवल, मतलब ABC और 0 1 2 3 सब सिखाना, तो वो एक स्ट्रगल तभी था। अभी तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ऐसे समझ में नहीं आता कि भगवान की कृपा कैसे होती है कि कैसे मैंने सिखा लिया। मैंने कभी लाइफ में सोचा नहीं था कि ऐसे कुछ मैं करूंगी लाइफ में, पर अरुद्धा माता जी का इंस्पिरेशन था और इट हैपेंड। धीरे धीरे सीखते गए एंड इट हैपेंड। तो अभी मेरी बेटी मतलब शी रीड्स भागवतम, वो सब बुक्स भी जब रीड करती है तो ऐसे लगता है कि कैसे कर रही है, मतलब मुझे भी बहुत ऐसे हो जाएगी ओ माय गॉड इसको इतना कैसे आ गया। तो भगवान की कृपा कहते हैं कि
इट्स लाइक हो जाता है ना, लेम कैन क्रॉस माउंटेन, तो वैसा मुझे लगता है कि अंधा शास्त्र पढ़ लेता है, वैसे ये हो गया ऐसे लगता है। यही मतलब बेटी को जितना भी पॉसिबल है, मैंने इनिशियली बहुत हमने प्ले वे में बहुत अलग अलग एक्टिविटीज और क्रिएटिव वे से उसे सिखाया, मतलब पढ़ाई ऐसे बहुत ज्यादा ली नहीं कभी। फिर धीरे धीरे भागवतम डिस्कशन, और मतलब 4 साल की थी बेटी तभी हमने भागवतम डिस्कशन स्टार्ट किया था, जो मुझे तभी बहुत अर्ली लगा था कि उसको स्टोरीज बहुत बता चुकी थी मैं, क्योंकि तब तक, और जब 4 साल की थी तभी हम डिस्कशन करने लगे थे। तो वो डिस्कशन में एकदम अडल्ट लेवल का करती थी उससे तभी भी, तो तभी भी वो आंसर देती थी, तो वो अडल्ट लेवल के आंसर देती थी। तो जो बहुत अच्छा लगता था कि ये भागवतम का कैसे जैसे आराध्या माता जी ने कहा वैसे वो वर्क होता है, कि इतना इंटेलिजेंस डेवलप हो जाता है कि इट्स एफर्टलेस, और भगवान की लीला सुनते सुनते हमारा सब कुछ हो जाता है। तो बहुत अच्छा लगा था, और अभी भी इट्स लाइक और बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ करना है ऐसे। Mataji, should I put the headphone again? Okay, okay. नहीं माता जी, वॉइस Fine. क्लियर। अभी, हम्म। yeah, is it fine ना Mataji? हाँ जी माता जी, दिस इज क्लियरर देन हेडफोन्स। ओके ओके, तो अभी हम ये हमारा एक बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे करते हैं हम। अभी मैं एक जनरल ऑडियंस के हिसाब से कुछ पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट है कि आपको फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट में अगर आपकी एक्सटेंडेड फैमिली है, इन लॉज है, तो भी ठीक है, बट आपका आपके हस्बैंड का सपोर्ट आपको 100% होना चाहिए। अगर वो कन्विंस नहीं है तो यू शुड नॉट गो फॉर दिस, क्योंकि ये लाइफ लॉन्ग डिसीजन है, इसमें बहुत सारे कंसिडरेशंस आते हैं। तो अगर ये है, और ये जो पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी इसमें कैसे है कि यू कैन वेट, कि अभी ये पॉइंट नहीं है, ये फुलफिल नहीं हो रहा है, तो आप रुक सकते हैं, यू कैन प्रे, बट ये चीजें होनी चाहिए। तो फैमिली सपोर्ट का एक हो गया। नेक्स्ट है करेज। अभी वैसे तो हम सब करेजियस है, हम सब में हिम्मत है ही, उसके बिना तो कोई डिवोटी हम रहते नहीं। इतने साल से बहुत सारे लोग क्या क्या कर रहे हैं डिवोशनल लाइफ के लिए, हिम्मत है हमें इसलिए हम कर रहे हैं। पर जैसे अलग अलग सेवा के लिए अलग अलग गुण होने चाहिए, या अलग अलग तुम्हारे स्वभाव वैशिष्ट बोलते हैं जिससे हम। तो होम स्कूलिंग करने के लिए आपको हिम्मत रखनी पड़ेगी, स्पेसिफिकली होम स्कूलिंग के लिए। मतलब कल को जाकर आपके बच्चे को कोई पूछता है अरे बेटा कौन से स्कूल में हो, तो आपको शर्म नहीं आनी चाहिए, हाय इसको तो स्कूल में डाला नहीं, इसको क्या बताएगा आंसर। तो यू शुड बी, आपको वो अंदर से ट्रांसेंडेंटल करेज होना चाहिए कि हाँ भाई हम इसे होम स्कूल कर रहे हैं। अगर वो आप में है, आपको ऐसे नहीं हो रहा है कि आपको शर्म आ रही है बताने के लिए, आपको डर लग रहा है मैं इनको कैसे बताऊं, तो आप आगे जा सकते हो, नो प्रॉब्लम। और ये कुछ मुश्किल नहीं है, कुछ बहुत अलग बात नहीं है, पर हाँ मतलब होम स्कूलिंग के हिसाब से अपने ये सोचना चाहिए। ये करेज आएगा डेफिनेटली अगर हम वी हैव स्ट्रॉन्ग फेथ इन प्रभुपाद। थर्ड पॉइंट, प्रभुपाद में भी सबको फेथ है, उसके बिना फिर से हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं होते। पर स्पेसिफिकली फेथ इन प्रभुपाद की मेथड है जो अभी आरुद्धा माता जी की कृपा से हम पर आई है। तो ये कृपा अगर हम होम स्कूलिंग में हमारे बच्चों को दे रहे, होम स्कूलिंग के माध्यम से, तो अच्छा होने वाला है। पेरेंट्स को सबसे बड़ा डर होता है बाबा एकेडमिकली कैसे करेंगे, उनका पढ़ाई का क्या होगा आगे जाके, डिग्री विग्री। आपको ये भरोसा होना चाहिए प्रभुपाद का हम फॉलो कर रहे हैं तो बच्चा एकेडमिकली तो क्या ऊपर जाने वाला है, नहीं जाए वो जाए जो भी है, उनका बेस्ट होने वाला है। तो जैसे प्रभुपाद कहते थे कि इफ यू हैव $1,000 ऑल योर $10 प्रॉब्लम्स विल बी सॉल्व। तो ये भरोसा हमें होना चाहिए स्पेसिफिकली रिलेटेड टू होम स्कूलिंग। फोर्थ पॉइंट है टाइम एंड एफर्ट। मदर है, माँ ही ये कर सकती है होम स्कूलिंग। आपको फुल टाइम देना है और फुल एफर्ट देना है। आपकी अगर ये इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू कैन गो अहेड। और फिफ्थ पॉइंट है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है, और ये पॉइंट मुझे लगता है डिस्कस होना चाहिए। ये है कि एकेडमिक कॉग्निजेंस में कहूंगी। अभी इसे मैं एकेडमिक कॉग्निजेंस क्यों कह रही हूँ, जस्ट एक अवेयरनेस आपने होना चाहिए रिलेटेड टू एकेडमिक्स। क्योंकि क्या हो जाता है, जो लोग डिग्रीज ले चुके हैं एजुकेशन में, बीएड है, डीएड है, डिप्लोमा इन एजुकेशन, तो वो लोग कैसे कि उन्होंने खून पसीना डाला है
4-4, 5-5, 6-6 साल वो सीखे हैं कि सिखाना कैसे है। और आप क्या उठ के आ गए होम स्कूलिंग, मतलब आप किधर से, मतलब अभी मैं हूँ इंजीनियर है, किया है एमबीए, बैटरी संभाली, और आके आप बच्चों को सिखा रहे हो, कैसे? मतलब उनको ऑफेंड ऑफेंड हो जाते हैं वो। एक बार मेरे साथ ऐसे हो गया था, हम प्ले स्कूल में जाते थे, मेरी बेटी बहुत छोटी थी तभी, शायद 3 साल की होगी। तो हम ऐसे ही एक छोटा सा प्रोग्राम करते थे, कीर्तन स्टोरी, और हम आ जाते थे ऐसे टीचिंग, जैसे बेटी करताल बजाती थी तभी छोटी थी। तो वहाँ की जो कोऑर्डिनेटर थी, तो उन्होंने डिस्कस किया कि अरे हाँ, आप होम स्कूल कर रहे हो ये वो। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, आप है ना, देखिए आपको ऐसा तो जमेगा नहीं इसको सिखाने को, आप ऐसे कीजिए, आप मॉन्टेसरी टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स रहता है, वो कुछ भी 8 महीने का होता है, वो आप कर लीजिए। तो मैं जब घर पर आई, मतलब मेरा थोड़ा सा दिमाग चकरा गया था वो सुनकर कि हाँ, मतलब अभी ये मुझे बोल रहा है नर्सरी के बच्चे को पढ़ाना है तो बोलेंगे मॉन्टेसरी ट्रेनिंग करो, कल को मुझे इसको इंग्लिश सिखाना है बोलेंगे आप एमए करो, क्योंकि वैसे ही बाहर चलता है कि आप एमए होने चाहिए अगर आपको इंग्लिश सिखाना है, ना तो आपको कोई स्कूल लेगा नहीं। साइंस सिखाना है तो मैं बीएससी करूँ, मैथ सिखाना है तो बीएससी करूँ, तो फिर ये तो मतलब फिर तो मैं क्वालिफाई कभी नहीं होंगी इसको सिखाने के लिए, होम स्कूल करने के लिए। तो वैसी जरूरत बिल्कुल नहीं है एक्चुअली। हो अभी हम जो कृष्ण कॉन्शियस होम स्कूलिंग करेंगे, तो उसमें है कि हम उनको देने वाले हैं भक्ति, कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो वो एक बेसिक क्वालिफिकेशन हमारा तो है। हम प्योर डिवोटी ना भी हो तो भी हमारा क्वालिफिकेशन तो है कि हम डिवोटी है, तो वो हमको उनको आगे जाकर देना है। तो वो तो हमारा बेसिक क्वालिफिकेशन हो गया। अब जो दूसरी साइड है एकेडमिक्स की, कि जो शायद काफी पेरेंट्स डर सकते हैं, काफी माताजी को भी डर लग सकता है कि बच्चों की पढ़ाई हम कैसे लेंगे, हम तो स्ट्रांग नहीं थे एकेडमिक्स में, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो उसमें जैसे मैंने यहाँ पर कहा है कॉग्निजेंस, आपको एक अवेयरनेस भी हो, हम एक्सटर्नल हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के कोई भी टीचर बच्चों को कभी भी सिखाएंगे नहीं। हमको अगर ऐसे लगता है, इवन आरुदा माता जी ने भी भाई कहा कि हमको अगर ऐसे लगता है तो डेफिनेटली हम बाहर से ट्यूटर एंगेज कर सकते हैं, बट हमको उतना एक क्या कहते हैं, एक इंटेलिजेंस लेवल उस टाइप का होना चाहिए कि हमको ये समझे कि ये टीचर अच्छे हैं या नहीं, बच्चों की पढ़ाई इस टॉपिक की, इस सब्जेक्ट की ठीक से चल रही है या नहीं, वो हम अच्छे से देख सके, उतनी एबिलिटी हमारी होनी चाहिए। क्योंकि उसमें भी अगर हम बहुत ऐसे सहमे सहमे रहेंगे, डरे डरे रहेंगे, तो फिर वो जो एक साइड है वो हम कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, फाइन। तो या इसमें और एक बात ऐसी है कि पेरेंट्स ने और एक जो ध्यान रखना चाहिए वो ये है कि बहुत ज्यादा ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए। मैं एकेडमिक्स में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि टेंशन आ सकता है पेरेंट्स को कि हम सिर्फ भागवतम सिखा रहे हैं, अरे बाकी बाकी के बच्चों को ये सब आ रहा है, बाकी के बच्चे वो कर रहे हैं। तो इसका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे अगर चाहे क्वेश्चन आंसर सेशन में, कि हम वो हमारे होम स्कूलिंग में हम वो कैसे करते हैं वो बाद में हम देख सकते हैं। पर इतना भी अगर आप में है, आप इन 5 चीजों के साथ यू कैन गो अहेड, और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, यू कैन डू वेरी नाइसली। ये बच्चों को हम बहुत अच्छी तरह से इसमें ग्रूम कर सकेंगे। अब मैं जो डिस्कस करूंगी कुछ जनरल पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स की, जो हम होम स्कूल में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और होम स्कूल ना भी कर रहे हो तो भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 पिलर्स हम अगर कंसिडर करें कृष्ण कॉन्शियस पेरेंटिंग के, तो उसमें सबसे फर्स्ट पिलर आता है मॉर्निंग प्रोग्राम। बहुत से डिवोटीज में, पता नहीं अभी हर एक कॉन्ग्रीगेशन अलग होता है, पर डिवोटीज में वो एक रहता है कि क्या मतलब मॉर्निंग प्रोग्राम काफी फैमिलीज में करते नहीं है, उनके अलग अलग रीजंस होंगे। पर इफ यू हैव चिल्ड्रन, बच्चे अगर घर में है, अरुधा माता जी ने भी बहुत स्ट्रेस किया है मॉर्निंग प्रोग्राम को, कि और वो भी वही कहते हैं कि मतलब अगर आप होम स्कूल नहीं भी कर रहे हो तो भी वी हैव टू सी दैट देयर इज अ मॉर्निंग प्रोग्राम। श्रील प्रभुपाद ने भी काफी स्ट्रिक्ट उसके लिए इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो बच्चों के लिए तो ये मतलब इट्स अ मस्ट, बिना मॉर्निंग प्रोग्राम के साधना नहीं हो सकती है। तो अगर मॉर्निंग प्रोग्राम देखिए हमारा तो बहुत इलेबोरेट है, मतलब मंदिर का अगर देखे तो बहुत काफी घंटे चलता है। बच्चों के लिए हम उसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं, पर जितना पॉसिबल है मंगल आरती, हमारा जो संसार दावा है, फिर नरसिंह आरती, तुलसी आरती,
फिर गुरु पूजा, उसके बीच में अगर आपको पॉसिबल है, जैसे टिपिकल मंदिर में होता है तुलसी आरती के बाद चैंटिंग, और चैंटिंग के बाद गुरु पूजा। गुरु पूजा के बाद होता है भागवतम। तो हमारा जनरली उसमें मॉर्निंग प्रोग्राम गुरु पूजा के साथ एंड हो जाता है। फिर भागवतम जो है हम स्कूलिंग के टाइम में ले लेते हैं। तो प्रैक्टिकल आपके लिए अगर ना हो, हमें कम से कम सिर्फ गुरु पूजा तक अगर चैंटिंग ना करें तो कम से कम हमें 30 मिनट्स टू 45 मिनट्स लग जाते हैं, इंक्लूडिंग एवरीथिंग। तो मॉर्निंग प्रोग्राम मतलब आपके लिए अगर पॉसिबल ना हो तो आप 5 मिनट्स का भी कर सकते हो, 10 मिनट्स का भी कर सकते हो, बट इट इज अ कंपल्शन। बच्चों के लिए उनका कॉन्शियसनेस चेंज होने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड है भागवतम। होम स्कूल नहीं भी कर रहे हो आप, हमारे होम स्कूलिंग का तो बैकबोन रहा है भागवतम। इतने साल हमने किया क्या, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमने भागवतम किया है, क्योंकि बाकी कुछ ज्यादा हमने किया भी नहीं है भागवतम छोड़ के। और भागवतम पर ही सब कुछ हमारा, भागवतम के अराउंड सब घूमता रहता था। अभी भी वैसा ही है। तो भागवतम, इवन इफ यू आर नॉट होम स्कूलिंग, अरुदा माता जी के इसमें काफी उन्होंने अच्छे से एलैबोरेट किया। अभी अरुदा माता जी के क्लासेस भी चल रहे हैं, ही इज एक्सप्लेनिंग। उनके आगे के बुक्स भी आए हैं कि कैसे हम अलग अलग एक्टिविटीज भागवतम में से दे सकते हैं बच्चों को, और वो सब। तो भागवतम इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड इज कल्चर। डिवोटीज में थोड़ा सा इसको एक कम इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि कल्चर और ये सब बातें तो मतलब कैसे बॉडीली लेवल की बातें हो गई हैं। अभी हम तो स्पिरिचुअल है, तो क्या मतलब जैसे कि होता है कि हम क्या पहन रहे हैं, हम सेपरेशन ऑफ मैन एंड वुमन, ये सब जो बातें हैं, फ्रेंडलीनेस और ये सब। हाँ, उसमें क्या मतलब इतना इम्पोर्टेंस उनको क्यों देना है, इतने थोड़ी ना वो कंपलसरी है। तो प्रभुपाद ने जैसे लेक्चर में मैंने सुना था बाय हिज होलीनेस भक्ति विकास स्वामी महाराज, तो उन्होंने कहा था कि प्रभुपाद चाहते थे कि उनके जो फॉरेनर डिसाइपल्स है, वेस्टर्न डिसाइपल्स हैं, वो इंडियन नॉन डिवोटीज से आकर कल्चर सीखें। भले वो नॉन डिवोटीज हैं, बट वो देवर हाईली रिफाइंड इन कल्चर। जो ऐसे लोग हैं उनसे उन्होंने आकर कल्चर सीखना है, क्योंकि ये कल्चर है, इट्स लाइक द नेट। मतलब हमारा अगर कभी फॉल डाउन भी होता है स्पिरिचुअल लाइफ में, ये कल्चर हमको पूरी तरह गिरा नहीं देता है। जैसे कि सेपरेशन ऑफ मैन एंड वुमन है, तो हमारा फॉल डाउन भी रहे तो भी वो उसी एरिया में वी कैन इजीली कोप अप। ये कल्चर का हमें प्रोटेक्शन रहता है उस वजह से। तो बच्चों को भी ये बचपन से देना बहुत इम्पोर्टेंट है, हम इसे निग्लेक्ट नहीं कर सकते। थोड़ा कैजुअलनेस रहता है कि नहीं चलो कुछ भी पहन लो, थोड़ा वेस्टर्न पहन लो, ये पहन लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। देखिए कैसे है, इमीडिएटली इवन खुद के मामले में या बच्चों के मामले में हम सब चीजें आइडियल लेवल पर तो इमीडिएटली अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं तो देर इज नथिंग लाइक दैट, उसके जितना अच्छा कोई बात ही नहीं हो सकती। पर ये हैमरिंग बच्चों पर कि अरे ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना नहीं चाहिए, कपड़े ये ही पहनने चाहिए, ये नहीं पहनने चाहिए, ये होना चाहिए। क्योंकि हम अगर उनको ये नहीं देंगे तो आगे जाकर वो कहाँ से लेंगे मतलब ये सारी चीजें। वो तो जैसे उनको अच्छा लगेगा, अगर मटेरियल साइड जाते तो मटेरियल साइड घुस जाएंगे वो। पर हम अगर उनको ये दे सके, ये संस्कार, ये इंप्रेशन तो उन पर हमेशा रहेंगे, लेकिन ना इजिली टेक इट अप। और एक रेगुलेशन, फोर्थ पॉइंट इज रेगुलेशन। मैं इसमें काफी क्या कहते हैं, काफी कच्ची थी रेगुलेशन मामले में। मेरा वो थोड़ा सा जैसे आर्टिस्टिक वो था, जैसे वो आर्टिस्ट नहीं होते हैं ना कि एक दिन 10 घंटे लिखा, दूसरे दिन कुछ नहीं किया, दूसरे दिन सिर्फ पेड़ को देखते रहे, तो ऐसे भक्ति नहीं चलती है हमारी। भक्ति में रेगुलेशन है। प्रभुपाद ने भी ऐसे नहीं कहा कि चलो एक दिन 10 घंटा चैंटिंग करो, एक दिन कुछ नहीं करो, एक दिन सिर्फ डीटीज का दर्शन दे। तो महाभागवतों का डिस्क्रिप्शन है, और वो हमारे लिए नहीं होता है। प्रभुपाद ने स्ट्रेस किया है ऐसा 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 शेड्यूल। तो रेगुलेशन इज व्हाट भक्तिदास स्वामी महाराज के बुक में उन्होंने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है कि इट इज डूइंग द सेम थिंग एट सेम टाइम एवरी डे। ऐसा अगर नहीं भी हो कि हर एक फैमिली में कुछ कुछ अलग अलग चीजें होती रहती हैं, तो वैसा भी अगर ना हो तो एक जनरल शेड्यूल हमारा होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि रेगुलेशन ला सकता है, और जिससे हमारे लाइफ बहुत अच्छी तरह बन जाती है। और एडवांसमेंट के लिए भी एक प्लेटफॉर्म होता है रेगुलेशन।
तो इसके बारे में एक एग्जांपल भी देना चाहूंगी, बट हमारे पास शायद टाइम नहीं है, बट आई लाइक टू शेयर दिस एग्जांपल सम अदर टाइम कि रेगुलेशन का कैसा मेरा ऑसिलेशन हुआ है और कैसे मैं ट्राई कर रही हूँ कम इन दैट जोन। फिफ्थ पॉइंट है आजकल के जमाने में रिस्ट्रिक्टेड स्क्रीन टाइम। बहुत सारे डिवोशनल कंटेंट अवेलेबल है हमें, यूट्यूब पर है, बहुत सारे अलग अलग मीडियम्स हैं। बच्चों को भी हम स्क्रीन के माध्यम से ये चीजें देने का सोच सकते हैं, पर होता क्या है, स्क्रीन का कभी भी एडिक्शन हो जाता है और बड़ों को भी समझ नहीं आता कि उसका एडिक्शन कब हुआ है। तो मेरा बहुत शुरुआत से आई हैव बीन वेरी कॉशियस अबाउट दिस। एक उर्मिला माता जी का आर्टिकल था, उनके भी काफी अच्छा आर्टिकल्स हैं पेरेंटिंग पर। उनका आर्टिकल था टेलीविजन पर, द वन आइड गुरु। तो बहुत सारा उन्होंने रिसर्च किया था, उन्होंने काफी सारे बुक्स भी मेंशन किए थे कि द इडियट बॉक्स या 4 रीजंस फॉर एलिमिनेशन ऑफ टीवी और ऐसे सब। तो मैंने काफी, क्योंकि हमारे घर में बहुत कल्चर था, अभी भी हमारे घर में टीवी है, तो वो एक बड़ा स्ट्रगल रहता है। पर इसीलिए अगर हम ये रिस्ट्रिक्टेड रखें, टीवी ना भी हो तो भी स्क्रीन टाइम रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए कि बच्चे स्क्रीन कितनी देर देखते हैं। मैक्सिमम इट शुड बी हाफ एन आवर टू 1 आवर पर वीक। तो ये अगर हम करें, क्योंकि इसका अगर एडिक्शन हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है फिर बच्चों को भी इसमें से निकालना। अलग अलग डिजीजेज आ रहे हैं, अभी मैंने कुछ पढ़ा था, कुछ एम्ब्लोपिया या ऐसे कुछ आंख का डिजीज निकला है नया बिकॉज ऑफ द स्क्रीन टाइम। बहुत सारी चीजें, हमको आई नॉट गेट मच इनटू इट। तो ये मैंने 5 पिलर्स डिस्कस किए हैं। हमें हर फेज में ये चाहिए हमारी लाइफ में, अगर हमें बच्चों को कृष्ण कॉन्शियसनेस में बड़ा करना है। इसके बाद कुछ जनरल पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी। इसमें फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि डोंट ब्लॉक द स्टैंडर्ड, ड्रीम हाई। अभी क्या हो जाता है, बहुत बार मैंने डिवोटी से भी सुना, रे क्या हमारे बच्चे ना बहुत हो गया, अरे हमारे घर में भी रह जाए ना तो बहुत हो गया। क्यों क्यों इतना हम ऐसे लो एक्सपेक्टेशंस क्यों रखें? मतलब ठीक है कि डायरेक्टली तो सब कोई प्योर डिवोटीज नहीं बनने वाले, बट अगर हम कोई स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर पा रहे हैं अभी, तो बच्चों को भी हमने क्यों उसमें से ब्लॉक ब्लॉक क्यों रखना है कि नहीं, मतलब तुमने ये नहीं किया ना तो भी चलेगा, नहीं करो। एग्जाम्पल इसका एक ऐसा देना चाहूंगी मैं कि एक जो स्टैंडर्ड, मतलब डूज एंड डोंट्स दोनों के स्टैंडर्ड्स हैं हमारे यहाँ पर, राइट? मतलब कुछ प्रोपात कहते हैं जैसे कि आउटसाइड फूड है, तो आउटसाइड फूड इज अ हाई स्टैंडर्ड कहा जाता है आजकल की। बाहर का कुछ भी नहीं खाना है, इवन इफ इट इज विदाउट अनियन गार्लिक। तो ये एक स्टैंडर्ड है, राइट? तो जैसे कि मेरी बेटी अभी ये स्टैंडर्ड फॉलो नहीं कर रही है, मैं भी अभी जब से मेरा दीक्षा हुआ तब से मैं फॉलो कर रही हूँ, पर उसके टास्क लिस्ट में ये है कि वो मुझे कहती है, देखो मम्मी मेरा ना नेक्स्ट बर्थडे आएगा ना तो फिर मैं आउटसाइड फूड छोड़ दूंगी। देखो अभी और 2 चीजें हैं उसके टास्क लिस्ट में, उसने ही डाली हुई, मतलब हम डिस्कस करते रहते हैं चीजें। तो और एक स्टैंडर्ड है, पान नहीं खाना चाहिए, हमारा जो बीटल लीफ जो पान खाते हैं वो पान भी नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ डिवोटीज को शायद ये मालूम भी नहीं है, प्रभुपाद के लेक्चर्स में भी है कि पान नहीं खाना चाहिए। तो मेरी बेटी पान खाती है, बट इट्स वेरी रेयर, मतलब वो भी जैसे मैंने कहा बहुत स्क्रीन्ड वो रहता है। तो वो भी उसके टास्क लिस्ट में है, वो कहती है कि माँ चलो ये फेस्टिवल के बाद मैं नहीं खाऊंगी, वो फेस्टिवल के बाद मैं नहीं खाऊंगी। तो कैसे है अभी ये स्टैंडर्ड में उस पर फोर्स भी कर सकती हूँ, पर अभी उसके पापा डिवोटी नहीं है, तो उनका एक है कि चलो तुम ये सब स्टैंडर्ड्स करती हो, बट एक लिमिट के बाद उनको वो नहीं है कि मैं उसके खाने पीने पे बहुत ज्यादा कुछ रिस्ट्रिक्ट करूँ उसे। तो ऑलरेडी वो प्याज लहसुन नहीं खाती है, ऑलरेडी वो चाय कॉफी का सवाल भी नहीं है, बाकी चीजों का तो सवाल ही नहीं है। तो फिर उनका कहना है कि ये जो थोड़ी बहुत चीजें हैं आई शुड नॉट रिस्ट्रिक्ट, बट उसके लिस्ट में है। तो ये मेरा पॉइंट है कि उनको बच्चों को भी खुद को ये लगना चाहिए कि दिस इज अ हाई स्टैंडर्ड, ये जो ऑस्टेरिटी है ये हाई स्टैंडर्ड है और ये हमने करनी चाहिए। तो हम अगर पेरेंट्स ही बोलते हैं नहीं जाने दो कुछ नहीं चलता है, प्रॉपर में चलता है, बोला क्यों? अगर हम ही क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? अगर हम ही ये बोलेंगे कि नहीं चलता है प्रॉपर में, हमको कैसे, हमारी सिचुएशन एक्सेप्शनल है। जैसे कि सुबह उठने के बारे में भी इस पॉइंट पर मैं थोड़ा ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे ये लगता है कि सुबह उठने के बारे में एक सीनियर माता जी को मैंने बहुत साल पहले पूछा था, तभी मेरी बेटी काफी छोटी थी, तो मैं बहुत जल्दी तभी नहीं उठ पाती थी। तो 4 AM ये प्रभुपाद का इतनी बार पढ़ा था, क्योंकि मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़कर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आई थी, तो ये बातें एकदम दिमाग में फिट हुई थी कि प्रभुपाद स्ट्रेस करते हैं, आप किसी भी सिचुएशन में हो, आपका चलो कुछ भी बहुत हेक्टिक सिचुएशन है, फिर भी प्रभुपाद ने ये बात उतनी स्ट्रेस की। प्रभुपाद हर बात को इतना स्ट्रेस नहीं करते हैं, काफी बार मामले में प्रभुपाद लिबरल है भी, पर इस चीज को प्रभुपाद ने बहुत स्ट्रेस किया था। तो वो माता जी मुझे बोली कि नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं रिलैक्स हो गई थी कि चलो सीनियर माता जी बोल रहे हैं रिलैक्स हो जाओ, पर फिर भी प्रभुपाद की बुक पढ़ने जाओ तो प्रभुपाद फिर से वही कह रहे हैं। प्रभुपाद लीलामृत से मैंने बाद में नोट किया कि प्रभुपाद ने कितनी बार बोला है, कैसे कैसे सिचुएशंस थे, रात को 1 बजे सोए फिर भी प्रभुपाद कहते थे कि आपने सुबह 4 बजे उठना ही चाहिए था। कितने इंस्टेंसेस हैं। तो मेरा पॉइंट यह है कि अगर सीनियर लोग आपको ये कैजुअलनेस दे देते हैं तो आप उस स्टैंडर्ड पर खत्म हो जाते हो, वो चीज पर आप कभी प्रोग्रेस नहीं कर पाते। तो एज पेरेंट्स प्लीज मेरा सबको रिक्वेस्ट है, आप बच्चों को यू ड्रीम हाई फॉर चिल्ड्रन, आप बच्चों को ऊंचे सपने दिखाइए। इसी जन्म में हमें जाना है गुरु, तो ये तो बहुत बड़ा सपना है। ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम बच्चों को बोलेंगे कि नहीं जाने दो, नहीं इतना तुम क्यों करेगी, नहीं कर सकते, नहीं अभी नहीं कर सकते, करो, कभी ना कभी तो करो, और कर पाओगे, भगवान की कृपा से क्या नहीं होता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन। बहुत सारे पेरेंट्स को ये होगा कि घर में सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि हम बेस्ट मतलब जैसे होना चाहिए वैसा नहीं है, जैसे कि फार्म कम्युनिटी में हमने होना चाहिए, एक्चुअली सबने नेचुरलिस्ट में रह रहे हैं, सिर्फ 3 बार भगवान की कथा सुनने को मिल रही है, ऐसी डिवोटीज है ये वो, पर नहीं है। अभी हम वैसे सिचुएशन में नहीं है। मेरे हस्बैंड भी डिवोटी नहीं है, अभी इतने साल हो गए फिर भी वो डिवोटी नहीं हुए हैं, तो हम क्या करें। प्रभुपाद हमेशा कहते थे कि बेस्ट यूज ऑफ बैड बार्गेन, हम इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये हमने नहीं करना है, स्पेशली जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे हैं। जो कर सकते हैं उसमें बच्चों को खींचना है हमें कि नहीं, हाँ ये स्टैंडर्ड तक हम बच्चों को लाना है, हम बच्चों को ये देना है, और ये हम दे सकते हैं क्योंकि सब भगवान की कृपा से एक्चुअली होता है, हमारे खुद के एफर्ट से कुछ होता नहीं है। तो भगवान को अगर हम ये इच्छा भी नहीं दिखाएंगे कि हमको ये करना है, तो भगवान कृपा किस चीज के लिए करेंगे, मतलब कृपा होगी भगवान की तो वो हम उसको चैनलाइज करेंगे कैसे। तो ये हमने हमेशा ध्यान में रखना है कि हम कैसे उसको हमारे सिचुएशन में से बेस्ट बच्चों को दे सके, और हम दे सकेंगे, कुछ भी कर सकते हैं भगवान की कृपा से। नेक्स्ट पॉइंट है कि फैमिली मेंबर्स के लिए कभी कभी हमें कुछ, जैसे कि हस्बैंड वाइफ में भी कुछ सपोज हो सकता है कि हस्बैंड की इच्छा हो, फॉर एग्जाम्पल प्रभुपाद कहते हैं कि स्पोर्ट्स इज नॉट फॉर डिवोटीज, फ्रिवलस है स्पोर्ट्स, इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्रभुपाद ने तो उसको गैम्बलिंग में भी इट इज काउंटेड इन गैम्बलिंग। पर सपोज हस्बैंड है, उनकी इच्छा है कि बच्चा कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स सीखे, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डू दैट मैनिपुलेटेड कॉम्प्रोमाइज, कि एकदम भी हमारा स्टैंडर्ड एकदम भी लो नहीं हो जाए कि बच्चे को मिनी करना, मतलब कॉम्प्रोमाइज भी अगर हमें करनी पड़े, क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज हो सकती है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी, ये हो सकता है कि नॉन डिवोशनल कुछ उनके इंटरेस्ट हो, या एग्जैक्टली डिवोशनल इंटरेस्ट ना भी हो पर बच्चा उनका भी है, तो उस चीज में वी कैन डू अ मैनिपुलेटेड कॉम्प्रोमाइज, और फिर भगवान हमको उस कॉम्प्रोमाइज में से भी भगवान हमको सेटल कर देते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, ऐसे कुछ कॉम्प्रोमाइजेस मेरी बच्ची को बड़े करते वक्त हमें करने पड़े हैं मुझे, कि उनकी कुछ इच्छा है तो नहीं करना है वो, बट चलो ये ऐसे कर लेते हैं, उनको भी सपोर्ट कर रहे हैं ऐसे लगना चाहिए, एंड देन थिंग्स, चीजें मतलब हमारे हिसाब से भी बाद में हो जाती है। एक है कि मॉडर्न पेरेंटिंग के बारे में थोड़ा आप जरा बच के रहना, क्योंकि थोड़े मैंने भी कुछ साइकोलॉजिकल गलतियां की है। क्या हो जाता है, हमें समझ में नहीं आता है कभी कभी कि ये मॉडर्न पेरेंटिंग और वैदिक पेरेंटिंग में डिफरेंसेस हैं। कुछ कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हमें मिलते हैं, ये जो मॉडर्न पेरेंटिंग के बुक्स हैं, मॉडर्न पेरेंटिंग के कुछ सेमिनार्स रहते हैं। ओके,
अ, तो उसमें क्या हो जाता है कि कुछ-कुछ प्रिंसिपल्स उनके एकदम ऑपोज़िट होते हैं। जैसे एक इंदिरा सखी माताजी का जो लेक्चर था शाइनेस का, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन किया था कि बच्चों को बहुत ज़्यादा अनड्यू इम्पोर्टेंस दिया जाता है, जबकि उनकी वहाँ पर उनकी वो लेवल नहीं होती कि जैसे एक बुक लेनी थी किसी माताजी को, बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे गुरु महाराज, तो वो बच्चे को पूछती है कि हम ये बुक लेके आओ। ये मॉडर्न पेरेंटिंग प्रिंसिपल है। ये हमको समझ में नहीं आता। मैंने कुछ ऐसे पेरेंटिंग के कोर्सेज़ अटेंड किए बहुत पहले, जिसमें ये बताया था, उसमें उन्होंने बताया था कि एक्सपीरियंस लेने दो बच्चों को और उनको एक्सपीरियंस से सब समझेगा। अब ये हमारे वैदिक पेरेंटिंग प्रिंसिपल नहीं है। उन्होंने उसमें क्या बताया था कि मेरी बेटी बोल रही थी कि ये इस्त्री जो आयन है, वो आयन मुझे अच्छी लगती है, उसको कितना प्लेन है, तो उन्होंने कहा कि पापा गरम है, तो उसे हाथ मत लगा। तो वो बोल रहे थे कि नहीं, फिर मैंने उसको एक्सपीरियंस लेने दिया, तो बोल रहे उसका हाथ जल गया और फिर उसको समझ में आया, फिर उसने लर्न किया। तो ये हमारा वैदिक प्रिंसिपल ऐसा नहीं है। वैदिक प्रिंसिपल इज़ अबाउट गिविंग करेक्ट नॉलेज और उसमें है कि ओबीडियंस इज़ अ प्रीरिक्विजिट। ये जो आर्ट ऑफ टीचिंग बुक मैंने बताया था, उसमें उन्होंने बहुत अच्छा पॉइंट ये मेंशन किया है। ये मॉडर्न पेरेंटिंग हमें गिल्ट फील करवाते हैं कि अगर हम एक्सपेक्ट करें कि चलो मेरी बात सुनो, तो ये क्या मतलब आप डिक्टेटर हो? अरे डिक्टेटर तो होना ही चाहिए, मतलब ये अच्छे डिक्टेटर हैं हम। अच्छी बात बता रहे हैं उनको, तो उन्होंने ओबे करना चाहिए। आज्ञाकारी बच्चों ने होना ही चाहिए। तो इसलिए भी आप थोड़ा-सा अवेयर रहिए मॉडर्न पेरेंटिंग प्रिंसिपल से, कंप्लीटली गलत बातें हमें बताते हैं। तो इस ओबीडियंस के लिए हमें थोड़ा कभी-कभी हार्श भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बहुत गुरी-गुरी जैसे बहुत प्यार से बात करके ही बच्चे सुनने वाले हैं। पर बच्चों के लिए कुछ भी करना है, तो वो आज्ञाकारी होने ही चाहिए। तो एक लेक्चर में भक्ति विकास स्वामी महाराज बता रहे थे कि बच्चों का मतलब नेचर वो बता रहे थे कि बहुत बार बच्चों को हमने सिर्फ इतना ही कहना पड़ता है कि चुप बैठो और मैं जो कह रही हूँ वो करो। उसी लेक्चर में उन्होंने और एक भी बात कही थी कि बच्चे कैसे हैं कि बच्चे दे आर ये ईगो पर्सोनिफाइड और दे आर लाइक एनिमल्स। मतलब ये तो अच्छी बातें नहीं, मॉडर्न पेरेंटिंग वाले लोग तो ये बातें नहीं बताएँगे। पर ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये जो थोड़ी-सी डार्क साइड है पेरेंटिंग की, ये भी मैं शेयर करना चाहूँगी क्योंकि क्या हो जाता है, हम अगर इसे अच्छी तरह से हैंडल ना करें तो बहुत स्ट्रेस ले सकते हैं। तो वो स्ट्रेस हमने बच्चों पर पॉजिटिवली डालना है कि यू हैव टू ओबे और उसके लिए वी हैव टू बी लिटिल हार्श। जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि 5 टू 16 यू हैव टू बी लाइक अ टाइगर, शेर जैसे होने चाहिए। मतलब इतना हमारा डर होना चाहिए बच्चों को, क्योंकि दे शुड फील फियरफुल, मतलब वो डिसोबे करना ही नहीं चाहिए उन्होंने। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मैं काफ़ी दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत गाइड किया इस मामले में कि ट्रेडिशनली इंडिया में वैसे था कि पेरेंट्स का मतलब मेरी माँ, मैं वही बता रही थी कि मेरी माँ, हम जब छोटे थे, तो माँ का इतना ऐसे वो डर था कि एक रूम से दूसरे रूम में मत, तभी घर में सिर्फ माँ स्लीपर्स पहनती थी घर पे, तो माँ की वो आवाज़ आती थी स्लीपर्स की। तो हम अगर इस रूम में हैं और वहाँ से मम्मा आ रही है, तो हमें वो ऐसे डर लगता है, अरे माँ ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया ऐसे। तो वो होना चाहिए, वो हमें गलत प्रूफ करवाता है मॉडर्न पेरेंटिंग, इसलिए बी अवेयर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी के बिना ना हम माताजी का जो है ना, हम बाय नेचर हम बहुत आर्टिस्टिक रहते हैं और हमें क्रिएटिविटी बहुत पसंद है। अभी भी मैं देखती हूँ काफ़ी माताजी अभी वर्ल्ड ओवर जो भी होम स्कूलिंग कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा लगता है ऐसे आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ करना बच्चों से, बच्चों के साथ फेस्टिवल्स के वक़्त। और तो बच्चों को जो है एंगेज करना, जो मतलब प्रभुपाद का एक मैंने कोट पढ़ा था, अरुणा माता जी के इसमें भी वो है कि डोंट लेट देम वेस्ट देयर टाइम। तो ये मेरे ऐसे मतलब सिर पर ऐसे जैसे हावी हुआ रे कोट की, अरे अभी ये टाइम वेस्ट कर रही है, अभी 3 से लेकर 3:30 तक ये क्या कर रही है? तो अगर उस लेवल से तक हमको बच्चों को एंगेज करना है तो बहुत क्रिएटिव भी होना पड़ेगा। थोड़े बड़े होने के बाद ये काफ़ी ईज़ी हो जाता है क्योंकि वो ऑलमोस्ट हमारे लेवल के एक्टिविटीज़ करने लगते हैं, मतलब रीडिंग है, ये है। पर जब छोटे रहते हैं तभी वी नीड टू बी वेरी क्रिएटिव और हमको बहुत मज़ा भी आता है, वो सब क्रिएटिविटी एक्टिविटी, कलर्स, पेपर और ऐसे सब अलग-अलग चीज़ें करने को। प्ले वे में भी गार्डन में लेके जाकर कुछ पुल बना दिया, ये तो रामायण का पुल है और ऐसे कुछ भी हम कर सकते हैं। तो इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट हमारे होम स्कूलिंग को कंप्लीट करने के लिए। इट्स नेवर टू लेट।
बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि अरे क्या हमने तो ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अभी तो बच्चे बड़े हो गए। पर इट्स नेवर टू लेट। हम कभी भी ये अगर हमें लगे कि हम अभी कर सकते हैं हमारे बच्चों को और एंगेज कर सकते हैं, ये होमवर्क कर सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट। और आपको वो रिजल्ट भी शायद ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ टाइम बाउंड्री चीज़ है कि आपने ऐसे इतने साल तक किया तो आपको ऐसे रिजल्ट मिलेगा। आपको तुरंत भी वो सैटिस्फैक्शन और वो बच्चों में ट्रांसफॉर्मेशन वो भी दिख सकता है। तो इट्स नेवर टू लेट। वी कैन ऑलवेज गिव। हम हमारा एफर्ट तो हमेशा कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, हमारी तरफ से एफर्ट देना। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने एफर्ट दिया नहीं है, बट जैसे मैंने कहा कि ऐसे अगर हम थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट दें, तो वो एफर्ट भी दिखता है। मतलब दिखता है इन द सेंस अ, उसका भी अलग एक चार्म होता है। जैसे हमारे प्रेज़ेंस से बच्चे सीखते हैं, बहुत सारी बातें सीखते हैं, बिना सिखाए भी। पर सिखाने पर भी सीखते हैं। मतलब ऐसा नहीं जो वो भी एक ट्रेडिशनल पेरेंट्स का रहता है, "अरे क्या तुम ये सब इतना ये करते हो? हमारे वक़्त किधर था ये सब?" पर उसका भी इफ़ेक्ट होता है, तो उनका सटल था, उनका प्रेज़ेंस और वैसे था। पर हम अगर बच्चों को अगर देने वाले हैं, हम सिखाएँगे कि ऐसा करो, बताएँगे ये तुम ये करो, तो वो भी दिखता है, वो भी उसका रिज़ल्ट भी आता है। और एक है कि खुद को समझाने के लिए मैंने एक ये टर्म बनाया था। उसपे मैंने एक आर्टिकल भी लिखा था, उसको मैं कप्पा थ्योरी बोलती हूँ। वो एक थ्योरी से कि हम कबर्ड में जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसे कप्पा बोलते हैं मराठी में। तो जब बच्चों के मामले में कैसा होता है कि हम अलग-अलग फेजेस में कभी-कभी होते हैं और होम स्कूलिंग में क्या हो जाता है फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत रखनी पड़ती है कि अलग-अलग सिचुएशंस में अलग-अलग हमें कुछ भी करना पड़ेगा कि सपोज हमें अभी चलो आधा घंटा कहीं ड्राइव करके जाना पड़ रहा है फॉर एनी रीजन, ऐसे हमेशा तो नहीं होता है। तो फिर आधा घंटा हम गाड़ी में क्या करेंगे? तो अ, अगर हम ऐसे कप्पा मतलब हम ऐसे अगर कंपार्टमेंट्स खुद के मन में बना कर रखें कि चलो गाड़ी में है तो हमारे भजन फिक्स कर दे कि चलो गाड़ी में हम जा रहे हैं तो ये 3 भजन हमने गाने हैं। अगर हम नेचर वॉक पे जा रहे हैं तो कुछ श्लोका फिक्स कर लिए कि चलो अहम सर्वस्य प्रभवो, मतलब जो सब कुछ दिख रहा है वो सब भगवान कहते हैं मेरा है। तो ऐसी कुछ चीजें अगर हम फिक्स कर लेना लोकेशन वाइज या टाइम वाइज या कुछ भी जो जैसे हमारा सिचुएशन है उस हिसाब से अगर हम फिक्स कर ले कि अरे यहाँ पर आज हमें ये करना है। आज ऐसे नहीं कि चलो जैसे अभी मेरे दिमाग में फिक्स रहता है कि अभी भी उसको मुझे क्लास में छोड़ना है तो मैं मेरा भजन फिक्स है, चलो भजो रे मन रिवाइज करना है। 3-4 भजन मेरे गाड़ी में से फिक्स्ड होते हैं कि चलो ये करना है। सपोज हम कहीं वॉक पे जा रहे हैं, जॉगिंग ट्रैक है तो वहां पर मेरा फिक्स रहता है मैं लीव्स कलेक्ट करूंगी और फिर उसको कुछ एक्टिविटी बताऊंगी, चलो घर पे जाकर एक्टिविटी करेंगे। तो ऐसी चीज़ें जो हम देखते हैं नेचुरली, मतलब उसमें हमको बहुत ज़्यादा एफर्ट डालना नहीं पड़ता, बट जस्ट वी आर अवेयर हियर तो हम काफ़ी चीज़ें उसमें कर सकते हैं और बहुत मज़ा भी आता है और बच्चे एंगेज्ड भी रहते हैं उस वक़्त। अ, और एक यस बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो आर्ट वर्क हम बच्चों को करवाते हैं, स्कूल्स में भी आर्ट वर्क करवाते हैं बच्चों को। मतलब बहुत वैरायटी होती है। जनरली स्कूल्स में जो आर्ट वर्क करवाते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि उसका बाद में क्या करते हैं। मैंने काफी अच्छे-अच्छे आर्ट वर्क देखे थे स्कूल्स में। एक ऐसे मृदंग बनाया था उन्होंने और मृदंग को पूरा ब्राउन उन्होंने जो ग्राउंड नट के शेल्स रहते हैं उससे डेकोरेट किया था। बहुत अच्छा था। पर जनरली ऐसे जो आर्ट वर्क होता है, ये जब हम कृष्ण कॉन्शियस बनाते हैं, उसका एक शेल्फ लाइफ हो जाता है कि उसका बाद में हम करेंगे क्या। इसको मैं इतना इम्पोर्टेंट क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट लगता है मुझे, क्योंकि हर बच्चे में ये आर्ट होता है। कोई भी बच्चा आप ले लो, उसको कलर्स पसंद है, उसको अलग-अलग चीज़ें करना पसंद ही होता है। सिर्फ़ उसकी जो वैरायटी है शायद बड़ा होने के बाद कोई बच्चे कुछ चूज़ करेंगे, कोई बच्चे भूल जाते हैं। तो अगर हम इस आर्ट वर्क को थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग, मतलब बच्चों को ना अगर सालों-साल वो दिखता रहता है कि चलो मैंने ये बनाया है, और वो दिखता रहता है, कहीं पर हम उसे यूज़ कर रहे हैं, कहीं भगवान की सेवा में यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि अभी एक मैंने देखा था एक माताजी ने, छोटी माताजी थी, उन्होंने बैकड्रॉप बनाया था भगवान के लिए, इतना सुंदर बनाया था। तो बैकड्रॉप अभी वो बनाएँगे, वो देखेंगे हमेशा भगवान की सेवा में लगा है, तो उनका वो आर्ट के लिए जो इंटरेस्ट है, वो बढ़ते रहेगा। और आर्ट जैसे कहते हैं जैसे अदरवाइज़ भी स्ट्रेस बस्टर है, अलग-अलग फॉर्म्स में आर्ट हर एक इंसान को पसंद होता है, बट वो क्या हो जाता है स्कूल्स में जब बच्चे जाते हैं और अगर वो आर्ट कैसे अभी क्या करेंगे इसका फेंक देंगे, मतलब वो नेचर का अगर वो आर्ट वर्क हो तो बच्चे डिस्करेज हो जाते हैं काफी जल्दी। जैसे मुझे याद है स्कूल में मैंने एक लैम्प शेड बनाया था,
तो वो लैम्प शेड मैंने कुछ भी ऐसे बॉक्सेस यूज किए थे, तो बाद में तो वो स्कूल में कहीं तो भी ऐसे पड़ा था और बाद में सब मुझ पर हंस रहे थे, अरे इसने तो कैसा बॉक्स लिया ये वो, क्योंकि वो क्या फिर इतना मेहनत से बनाया हुआ आर्ट वर्क था, उसको कुछ हुआ नहीं उसका बाद में। पर जब हम एक कृष्णा कॉन्शियस आर्ट वर्क करते हैं और वो भी लॉन्ग लास्टिंग वाला जो होता है कि जो रिटेन कर सके उस लेवल का कुछ भी हो, तो उसमें बहुत सोचना पड़ता है। ये एक प्रॉब्लम है इसका कि चलो फटाक से ले ले बेटा, ये फोल्ड कर दो, ऐसे नहीं होता है, बहुत सोचना पड़ता है और फिर टाइम भी उसमें खत्म होने को ज्यादा लगता है। तो बट स्टिल आई इंसिस्ट कि ये ऐसा आर्ट वर्क हम बच्चों से करवाते रहे, तो बच्चे भी एनकरेज होते रहेंगे। और यस, देयर इज नो प्लेस फॉर एनवी। हो सकता है ऐसे अभी एज डिवोटीज हमने द्वेष भाव किसी के लिए भी रखना नहीं चाहिए। एज पेरेंट्स कभी कभी ऐसे हो सकता है कि अरे उनका बच्चा ये कर रहा है, उनका बच्चा वो कर रहा है, हमारा बच्चा देखो कुछ नहीं है। तो ये जो द्वेष भाव है, मतलब एक तो 2-3 लेक्चर्स जो है मैं गुरु महाराज के रोज सुनती हूँ, उसमें से ये कि एनवी इज वेरी बैड, क्योंकि ये जो टेंडेंसीज है ये शायद बच्चों में भी आ सकती है, होती है, रादर सब में ही ये होती है। बट एज अ पेरेंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ये अवेयर रहे कि ये चीज हम में कभी ना आए, और अगर आती है तो हम उसको भगा दे इनिशियली ही, क्योंकि फिर बच्चों में भी वो कंडीशनिंग वाला सब कुछ चला जाता है। आप देखेंगे कि हमारा कॉन्शियसनेस बच्चों पर भी रब करते रहता है। तो ये जो एनवी है कि वो मुझसे अच्छा मृदंग बजा रहे, वो मुझसे अच्छा एक्टिविटी कर रहे, तो इट्स अ वेरी डेंजरस सिचुएशन। वो लेक्चर में गुरु महाराज कहते, तो बच्चों को भी हम इससे बचा कर रख सकते हैं अगर हम खुद अवेयर हो कि अरे बाबा अभी हमारा एनवियस नेचर हो रहा है, हम ये एनवी वी आर एनविंग समवन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू आउट पेरेंटिंग, क्योंकि ये पेरेंट्स में होता है, हो सकता है, मतलब होता ही है ऐसा नहीं है, पर बच्चों में कंपैरिजन और उनका बच्चा तो बहुत प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा देखो डब्बा है कुछ नहीं करता। तो ये हमने अवॉइड करना चाहिए एट ऑल लेवल्स। और लास्टली पेशेंस। तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा था कि तुम अभी कुछ पेरेंटिंग कर ले रही हो, तो फिर तुम सबको बताओगे क्या कि मैं 16 राउंड्स करने लगी हूँ? तो मैंने कहा मैं बताऊंगी। तो ये पेशेंस का जो पॉइंट है, मैं कुछ कुछ लेवल्स पे था मेरे, इनिशियली मैं पेशेंट नहीं रहती थी, मैं इमीडिएटली कुछ चीजें एक्सपेक्ट करती थी। पर अभी मेरी बेटी 9 साल की है, तो वो 1 महीना हो गया है, अभी 1.5 महीने से वो 16 राउंड्स चैंट कर रही है। तो ये मुझे ऐसे लग रहा है कि इट इज लाइक द फ्रूट ऑफ कृष्णाज मर्सी, मतलब कृष्ण की कृपा कैसे दिख सकती है, तो वह ऐसी दिख रही है। तो मेरा सब कुछ दे दिया भगवान ने, ऐसे मुझे अभी लग रहा था जब जब से उसने स्टार्ट किया। तो या थैंक यू माता जी। तो ये पेशेंस हमें रखना है। अभी देखिए इस जैसे मैंने कहा कि दिस इज नॉट अबाउट कंपटीशन और ऐसे तो कुछ है नहीं, पर कभी कभी होता है ऐसे कि अरे यार ये क्या है, हम इनको इतने साल से ये कर रहे हैं, ये कुछ कर नहीं रहे। बट ये कृष्ण कॉन्शियसनेस है, हम जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो कृष्ण भक्ति है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद की कृपा है और भगवान की कृपा से चीजें चलती हैं। तो कभी भी हमने हताश होने का कारण ही नहीं है कि अरे क्या है, कुछ हो ही नहीं रहा है, हमारा बच्चा तो ऐसा कैसा, ऐसा नहीं होने वाला है। जब मेरी बेटी ने चैंटिंग किया 16 राउंड, मतलब उसने खुद डिसाइड किया। अभी मैंने बहुत, मेरे हस्बैंड को भी इनिशियली लगा कि मैंने उसे फोर्स किया है, क्योंकि अभी मैं काफी मामलों में स्ट्रिक्ट भी रहती हूँ। बट चैंटिंग एक ऐसी चीज है, कभी भी बच्चों को हमने फोर्स नहीं करना है एट एनी कॉस्ट। क्योंकि मैं उसको रीडिंग के लिए टू सम एक्सटेंट पुश करती हूँ, वो रीडिंग बहुत अच्छा करती है, बट उतना नहीं करती जितना मैं चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि ड्रीम हाई तो स्टैंडर्ड्स हाई रखने हैं और धीरे धीरे, बट चैंटिंग के लिए नहीं हो। तो पहले 8 राउंड्स तक पहुंची थी। आई थिंक वो ऑफिशियली 6 साल की होगी तभी वो फिक्स्ड करने लगी थी 2 राउंड या ऐसे कुछ। उससे पहले जो छोटी सी ये रहते बीट उस पर वो करती थी। तो पॉइंट ये है कि वी नीड टू बी ऑलवेज पेशेंट। अभी होप अगेंस्ट होप भी होता है कभी कभी, कि डिवोशनल लाइफ में भी प्रभुपाद कहते हैं कि वी शुड हैव होप अगेंस्ट होप, कि हमारा तो कुछ क्वालिफिकेशन है नहीं कि हम कुछ एक्सपेक्ट करें भगवान से, बट स्टिल वी शुड बी होपफुल कि स्टिल कृष्णा इज गोइंग टू शावर हिज मर्सी। तो पेशेंस अगर हम रखें, एक एक बहुत मेरा खराब एग्जांपल जो मैं शेयर करना चाहूंगी।
एक मेरी बेटी के लिए मैंने शायद 2 साल की थी, तभी मैंने उसके लिए एक डॉल हाउस बनाया था। तो वो ऐसे कृष्णा कॉन्शियस डॉल हाउस बनाया था, छोटी-छोटी सब चीज़ें मैंने कलेक्ट की थी और मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो बनाया था। तो मेरा एक्सपेक्टेशन था कि उसने वो खेलना चाहिए। तो 6 महीने तक जब मैंने वो बनाया, पूरा पेस्ट किए पिक्चर्स और ये सब, 6 महीने तक उसने वो खेली नहीं और मैं यहाँ पर बहुत फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि अरे क्या है? मैं उसको कभी-कभी उसको डाँट भी देती थी कि अरे तू ये टाइम पास ये दूसरी चीज़ें कर रही है, इससे अच्छा तो ये क्यों क्यों नहीं खेलती है? और फिर 6 महीने तक वो नहीं खेली और आई वाज़ लाइक बाद में मुझे खुद की शर्म आ गई कि अरे उसको मैंने ऐसे क्यों डाँट दिया, क्योंकि बाद में वो इतने दिन तक खेली वो डॉल हाउस के मुझे खुद की शर्म आ गई कि मैंने ऐसे क्यों उसको किया कि चलो मैंने सोचना चाहिए था ठीक है चलो ये मेरी सेवा है कि नहीं खेली तो भी चलेगा। तो पेशेंस का ऐसा ही है कि एक कोट मैंने पढ़ा था कि इट्स नॉट अबाउट हाउ लॉन्ग यू वेट बट हाउ यू बिहेव व्हाइल यू आर वेटिंग। तो वो है पेशेंस। और कृष्ण कॉन्शियस तरीके में जब हम बच्चों को बढ़ा रहे हैं तो पेशेंस तो हमें चाहिए। पता नहीं कब भगवान की कृपा कब हम पर हो जाएगी। तो दैट्स इट अभी। ओवर टू यू जनेश्वरी माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, इट वाज वेरी वंडरफुल लेक्चर। बहुत सारी अपने आपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए, बहुत सारी प्रैक्टिकल टिप्स बताई। नाउ आई वुड लाइक टू आस्क माता जी, जिसका भी क्वेश्चन है, जिन भी माता जी के जो स्पेशली जो कृष्णा कॉन्शियस मदर्स हैं हमारे पास यहाँ बैठी हुई हैं, तो सुन रही हैं आपको, तो प्लीज आप क्वेश्चंस कर सकते हैं खुद ही माता जी से। अदरवाइज आप चैट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चंस डाल सकते हैं, मैं आपके क्वेश्चंस माता जी को डिलीवर कर दूंगी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, सब क्वेश्चन। सिक्योरिटी सेटिंग्स चेंज कर दी गई हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्णा। राधिका सुंदरी माता जी। हाँ, एक एक करके मैं अनम्यूट कर देती हूँ। राधिका सुंदरी माता जी, आप क्वेश्चंस करिए। हाँ जी, हरे कृष्णा माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी अभी 1 साल की मतलब होने वाली है, तो Okay. उसके साथ मैं पूछना चाहती हूँ कि कैसे मैं उसके साथ अब स्टार्ट करूँ होम स्कूलिंग के लिए रिगार्डिंग। ओके ओके। मैं माता जी मेरी भी बेटी जब 1.5 साल की तभी हमने स्टार्ट किया था। तो इनिशियली तो हमने उसको मॉर्निंग प्रोग्राम के साथ ही स्टार्ट किया था। तो इस मामले में आपका कैसा है कि मॉर्निंग प्रोग्राम आप जरा लंबा रख सकते हैं। मतलब अब हम जैसे मैंने कहा हमारा पूरा जो डिटेल मॉर्निंग प्रोग्राम रहता है वो पूरा लें। प्रदक्षिणा तुलसी माता जी की जितनी भी करवा सके करवाए, कीर्तन जितना भी कर सकें। मतलब आपका 2 घंटे तक भी मॉर्निंग प्रोग्राम हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उसमें धीरे-धीरे आप जैसे एक छोटा बच्चों का भी अलग से कोई-कोई ऑल्टर बनाते हैं। अगर आपके यहाँ पर डीटीज़ हैं, पता नहीं मतलब आपके यहाँ पे डीटीज़ है या नहीं, बट अगर डीटीज़ हैं तो कैसे हम बच्चों को डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं कर सकते कि वो कुछ उधर सेवा करे। तो छोटा-सा ऑल्टर अगर आप बना लें उनके लिए और पिक्चर्स रख दें भगवान के और ये सब, और उनके लिए अलग से मतलब हमारे आरती का भी आप सेट ले सकते हैं अलग से बच्चों के लिए, या फिर आप प्ले सेट भी कुछ रख सकते हो। जैसे मैंने एक मेरी बेटी के लिए मुझे याद है अगरबत्ती बनाई थी ऐसे स्पंज वाली, बहुत छोटी थी तो अगरबत्ती का तो डर लग जाता है बच्चों को अगर लेके जाए। तो स्पंज वाला सा स्पंज डाल के ऐसे स्पंज वाला दिया ऐसे छोटा-सा। तो धीरे-धीरे कैसे वो हमें देखेंगे करते वक़्त और फिर वो करने लगेंगे। तो इस एज में हम ऐसे वो चीज़ें भी बच्चों को दे सकते हैं। बाकी तो मतलब दिया और अगरबत्ती हम ऐसे कुछ कभी टॉय वाली बनाकर, बाकी सारी चीज़ें तो बच्चे वैसे भी चामर है, उनका अलग से अगर सेट रखें, तो वो बहुत अच्छा। और फिर वो सब सीख सकते हैं कि हाउ मतलब उनको रिस्पेक्ट कैसे करना है। आचमन मतलब हम हर बार कैसे हैंड्स प्यूरिफाई करते हैं, उनका ऑर्डर कैसे रहता है। तो इट इज़ वेरी नाइस टू स्टार्ट। 3 साल के होने के बाद आप अल्फाबेट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हो धीरे-धीरे। ओके माता जी। एक्चुअली माता जी मुझे आपकी बहुत ज्यादा गाइडेंस चाहिए, क्योंकि मैं मतलब खुद चाहती हूँ कि मैं उसको होम स्कूलिंग दूँ। उसके लिए मैं चाहती थी कि आपका मुझे कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाए, सो दैट कि अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो तो आई कैन टेक योर हेल्प। या जनेश्वरी माता जी मैं आपको आप शेयर कर देंगी ग्रुप में?
हाँ जी, ठीक है माता जी। ओके, श्योर माता जी। क्या माता जी? हाँ, आपसे परमिशन लेने के बाद ही मैं शेयर करना चाहती थी माता जी से। मैंने सोचा एक पहले एक मीटिंग हो जाए, आप इंट्रोड्यूस हो जाएँ सब या माता जी से इंट्रोड्यूस हो जाएँ आपसे, और फिर इट मेक्स सेंस, है ना? उसके बाद और इंटरेक्ट। यस माता जी, राधिका पहले आपका व्हाट्सएप कांटेक्ट माता जी मैंने एक और पूछनी थी। राधिका आपका आपका इंटरनेट बहुत स्लो है, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्णा। She left now. हाँ, उनका इंटरनेट काफ़ी स्लो था। या हरे कृष्णा माता जी, या दंडवत माता जी, हरे कृष्ण हरे हम कृष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अखिलेश्वरी माता जी से, क्योंकि राधिका माता जी का लेफ्ट हो गया है। हाँ जी, अखिलेश्वरी माता जी। माता जी एक्चुअली मैंने पूछना था, लाइक आई हैव 2 किड्स। तो मेरी बेटी 2.5 साल की है एंड माय सन इज 5 इयर्स। तो आपने भागवतम कैसे पढ़ानी शुरू की थी, मुझे बताएंगे? मैंने कितनी बार सोचा बट मुझे समझ ही नहीं आती कि मैं कैसे पढ़ाऊं उनको भागवतम। क्या माता जी, आपके पास ये बुक? नहीं माता जी, मेरे पास नहीं है ये बुक। या माता जी, तो आप ये बुक लेना फॉर श्योर। इसमें बहुत डिटेल माता जी ने बताया है। और एक है माता जी के अरुद्धा माता जी के कुछ आर्टिकल्स भी, अगर आपको ये बुक भी इमीडिएटली नहीं अवेलेबल होती क्योंकि ऑर्डरिंग में भी टाइम जाएगा। आई थिंक जी माता इस्कॉन जी। एजुकेशन, मुझे एग्जैक्ट मेरे पास वो नहीं, बट इस्कॉन एजुकेशन मिनिस्ट्री की एक वेबसाइट है, उस पर आप अरुद्धा माता जी के आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। जी अभी जी ब्रीफ, माता जी। अगर एक ब्रीफ में कैसा है हाँ जी, हाँ माता जी जी। की भागवत हाँ को, जी। एक माता जी मेरा भी वीडियो है, मेरा जो चैनल है कान्हा होम स्कूल, तो मेरी हाँ जी, बेटी हाँ ने जी। कि हम कैसे डिस्कस करते थे श्रीमद् भागवतम, तो उसमें कैसे मैंने एकदम डिटेल डाला है कि छोटे एज में कैसे, फिर बड़े होते वक्त कैसे उसका हमने थोड़ा सा स्टैंडर्ड चेंज करना है ऐसे। तो वो भी आप देख सकते हैं। एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको सिर्फ ऐसे बताऊंगी कि उसमें डिस्कशन बेस्ड रहेगा, कि स्टोरीज लेंगे हम हाँ जी, हाँ जी। बच्चों को, श्लोका का ट्रांसलेशन हम पढ़ेंगे। अभी बच्चे एकदम छोटे हैं तो इंग्लिश तो मैं डायरेक्टली प्रेफर नहीं करूँ, हमारा मदर टंग अलग होता है, राइट? तो जी माता जी। उनको अपनी लैंग्वेज में वो समझाओ कि जैसे प्रहलाद महाराज का कुछ है, तो ऐसे एक उनका वर्ड्स आ गया, आपने पढ़ा, बच्चों को बताया, उनको एक तो स्टोरी समझ में आती है डिटेल्स में, और आप उनको क्वेश्चंस धीरे धीरे बाद में पूछ सकते हो कि आपको बराबर लगता है क्या कि अभी जैसे शर्मिष्ठा और देवयानी का भी वो इंसिडेंट था। मैं फर्स्ट क्वेश्चन था मैंने बच्ची को जो पूछा था कि तुम्हें लगता है कि जो शर्मिष्ठा ने किया वो बराबर था, या ऐसे कुछ भी, मतलब उनके एज के हिसाब से। और जैसे आपके 2 बच्चे हैं तो छोटे बच्चे को उसके लेवल का डिस्कशन होगा और बड़े बच्चे से उसके लेवल का। तो जी क्वेश्चंस जो आप पूछेंगे और जो डिस्कशन का डेप्थ होगा वो दोनों के लिए सिर्फ अलग रहेगा, कंटेंट सेम है उस हिसाब से। तो आप मेरा भी वो वीडियो देखिए और हाँ ये भी जी, हाँ आप जी माता जितना जी। आपको उतना वो आइडिया क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ। माता जी एक और क्वेश्चन था कि जैसे घर का सारा काम, कुकिंग एंड मतलब कोई लॉज भी नहीं है, तो फिर कैसे मैनेज, इतना टाइम हम बच्चों को कैसे दे पाएँ? क्योंकि घर की साफ-सफाई, फिर सारा उनका खाने-पीने का ख्याल रखना, सुबह, दोपहर, तो फिर मतलब कैसे कर पाएँगे? जैसे कपड़े धोने, बर्तन साफ करने, किचन का काम, तो कुछ जैसे होता है ना कि हेल्थ, कई बार मतलब हो जाता है कि यार हम थक गए हैं, अब हमसे इतना पेशेंस नहीं रखी जा रही कि अब हम इनको इतनी, क्योंकि बच्चों को आदत होती है बातें करने की, ये कैसे है, मतलब कई बार हम खुद ही इतना थक जाते हैं सारे एक्टिविटीज़ अपनी अपने कामों से ही, तो फिर उसको कैसे मैनेज करते हैं माता जी आप? हाँ। देखिए माता जी, एक कैसा है ना कि अभी जैसे मैंने इस टॉपिक के बारे में बहुत सोचती थी। अभी आप इंडिया से हो माता जी? अभी आप इंडिया में हो? माता जी, यस, यस माता जी, इंडिया से। आप थोड़ा डोमेस्टिक हेल्प अगर ले सके, मुझे मालूम नहीं आपका सिचुएशन कैसा है। ओके, ओके। बेसिक चीजों के लिए अगर डोमेस्टिक हेल्प आप ले सके तो इट इज वेरी गुड। उसके अलावा भी एक बात क्या होती है कि जैसे हम फॉरेन में देखते हैं कि इंडिया में तो हमें लेबर इजीली मिल भी जाता है, हाँ जो जी, हाँ आउट जी। ऑफ इंडिया है, तो मैं बहुत सोचती थी कि कैसे वो करते हैं, क्योंकि एक माता जी है, मतलब शी इज नॉन डिपोटी, मतलब बाहर के हैं, तो उनका मैंने एक बार देखा था, उनके 10 बच्चे हैं और वो ओह! 10 बच्चों को होम स्कूल करती हैं।
और घर पे सब ये सब उनका तो लेबर कुछ भी नहीं है, उनके पास तो झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन सब कुछ। तो उसमें मतलब कि एक बात क्या है ना कि आपको एक थोड़ा सा चैनल करना पड़ेगा कि इसी टाइम में मैं ये इतना काम करूंगी। जैसे कि हमारा कुछ स्टैंडर्ड्स आपको थोड़ा सा जो है, आपके जो घर के काम है उनका थोड़ा सा आपको शफलिंग करना पड़ेगा, और थोड़े से स्टैंडर्ड्स कहाँ पर आप थोड़ा कम कर सकते हो। कि जैसे सपोज रोज डस्टिंग करते हैं हम फर्नीचर का, राइट? तो यस यस। आप उसमें कैसे आप थोड़ा सा क्या है, उसमें थोड़ा सा ऑल्टरनेट डे करना, मतलब जितना पॉसिबल मैं तो कहूँगी डोमेस्टिक हेल्प अगर आप ले सकें। और बच्चों को अगर आप आपका जो बच्चों का टाइम है ना उसको रिंग फेंस कीजिए। मतलब मैं ये भी नहीं कहूंगी कि घर को हमने निग्लेक्ट करना है या घर गंदा रहे, वो भी हमें करना ही है अगर डोमेस्टिक हेल्प आपको नहीं मिलती है। पर जो बच्चों का टाइम है ना, सपोज आपका भागवतम टाइम है तो आप ये रिंग फेंस कीजिए, मतलब उस टाइम में आप कुछ भी नहीं करेंगी तो हो जाता है। मतलब अगर जैसे कहते हैं ना हमारा घर का काम अदरवाइज कभी भी खत्म होने वाला कभी भी नहीं है। खत्म नहीं होता। तो कहते हैं ना मैन वर्क फ्रॉम सन टू सन बट वुमेन्स वर्क इज नेवर डन। तो अब दिन भर भी घर में देंगी तो भी कभी कंप्लीट नहीं होगा। जी माता तो जी। जैसे टाइम टेबल का वो होता है ना, बच्चों का टाइम है, सपोज आपने डिसाइड किया आपके हिसाब से कि चलो 10 to 1 में बच्चों को दूंगी, तो 10 to 1 आपने आपका छोड़ के जाना है वहां पर। और कैसे थोड़ा सा बच्चों को जैसे मैं फॉलो करती हूँ, अभी तो वैसे बड़ी हो गई है बच्ची इसलिए, पर एक स्टैंड बाय मोड पे भी बच्चे जाने चाहिए, इसलिए मैंने कहा था ओबीडियंस। तो बच्चों को अगर आपने एक एक्टिविटी दी है, छोटे को सपोज एक कलरिंग दे दिया, बड़े को लेटर कुछ लेटर्स लिखने को दे दिया, उस वक्त में आप आपका चलो एक किचन क्लीन अप करके आए 15 मिनट में। तो बच्चों का अगर वो है कि नहीं मम्मी ने दिया है तो हमको इधर ही बैठ कर करना है, तो आपका बच्चों का भी काम चल रहा है और आपका भी काम आप करके रहो। ये मेथड मैं फॉलो करती हूँ। मेरे पास तो कैसे मतलब जी मेरे प्रभु जी का भी कभी कभी कुछ रहता है, कभी छोटी छोटी चीजें भी मुझे भी अच्छा लगता है प्रभु जी घर में कुछ करे, तो अगर वो रहते हैं तो मैं जाती हूँ वो करने को। छोटी छोटी जैसे वो जा रहे हैं तो कार निकल रही है तो मैं गेट लगा के आती हूँ। छोटी छोटी चीजें बहुत रहते हैं, मुझे उठना पड़ता है, बट तभी वो बच्चा अगर ट्रेंड हो तो इतना जरूरत नहीं पड़ता। अभी आपका एक बच्चा 5 साल का है तो वो कर सकते हो, आप बाकी चीजें भी कर सकते हो। ये रिंग फेंसिंग और बच्चों का ये मतलब स्टैंड बाय, मतलब बच्चे भी उनका काम कर रहे हैं, वो भी एंगेज्ड है और आप भी आपका करके फटक से आ गए। तो ये टाइम मैनेजमेंट, रिंग फेंसिंग और ये स्टैंड बाय मोड, तो ये बच्चों को ट्रेन करना है आपको अभी, कि उनको ये समझ में आ जाए कि मम्मी अगर गई है तो भी हमें ये करना है, नहीं तो जी जी। पॉसिबल नहीं है। और माता जी कोई क्वेश्चन है कि जैसे आप मॉर्निंग में आप उठते हैं 4 o'clock मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए, तो जैसे जैसे पूरा दिन दोनों बच्चे मेरे पास होते हैं तो मुझे दिन में बिल्कुल भी वो रेस्ट नहीं करने देते। मतलब वो मेरे पास ही रहते हैं और वो रेस्ट बिल्कुल नहीं करने देते। तो रात को लाइक 10 o'clock मुझे बेड मिलता है कि हाँ अब मुझे बच्चे सो गए हैं, बिकॉज बच्चों को हम लाइक शाम को 8 बजे सुला देते हैं। ठीक है, ताकि हाँ बच्चे ज्यादा देर तक क्या करेंगे, सुबह उठना होता है तो वो वैसे उनकी हैबिट बहुत अच्छी है हाँ। जल्दी उठने की, लेकिन वो तो चलो अपना शाम को सो जाते हैं जल्दी। बट आप जैसे अपना आप कैसे दिन में रेस्ट करती हैं? फिर थोड़ा सा तो रेस्ट चाहिए होता ना कि या आप रेस्ट नहीं करती हैं? दिन में माता जी मोस्टली मैं रेस्ट नहीं करती, मतलब बचपन से वो आदत ही नहीं है। तो दिन का रेस्ट मुझे बहुत काम भी नहीं आता, मतलब वो आदत ही नहीं है। और वो वो होता ही नहीं है एक्चुअली ना कि नहीं है। हाँ हाँ। तो तो मतलब माता जी लाइक आप जितना सुबह उठ के हाँ हाँ। जी माता जी बोलिए। नहीं माता जी, इसमें कैसे है ना कि इसमें भी मैंने बहुत साल खुद को हमने ऑब्जर्व करना चाहिए कि कैसे है हमको एक्चुअली हमारा नींद का कोटा कितना है हमारी फिजिकल कंडीशन के हिसाब से, या हमारी जो भी अभी हैबिट हम डाल रहे हैं भक्ति में। तो पहले हम्म। मेरा मतलब कम से कम इट वाज लाइक 7.5 hours मुझे लगता ही था। जैसे कि प्रभुपाद कहते कि 6 hours इज इनफ, 6 to 8 हम्म। hours। 6 hours तो होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा जरूरत नहीं है। पर इमीडिएटली 6 hours मेरा नहीं था, तो 7.5 था, फिर उसके बाद 7 हुआ और अभी मेरा 6.5 तक है। मतलब अगर मैं अभी मैं 4:30 उठती हूँ तो काफी बार बिना अलार्म के उठ जाती हूँ। मुझे ऐसे लगा नहीं था कि ऐसे कभी होगा। भगवान की कृपा है, प्रभुपाद की कृपा है। पर 6.5 मतलब वो अगर हम चेक करें ना माता जी, तो रात को जल्दी सोने का फिर वो एडजस्ट करना चाहिए। जैसे जी। अभी आपको सपोज 7 hours है, आप 10 बजे सो रहे हो और 4 बजे उठ रहे हो तो भी कम है।
तो आपने 9 बजे सोना चाहिए, ओके ओके। या फिर आप 5 बजे उठ जाओ, मतलब 5 बजे भी इट्स फाइन, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत वो है। 6 बजे थोड़ा लेट हम कह सकते हैं हमारे भक्ति के स्टैंडर्ड, जी जी माता जी। 5 ये कर सकते तो हो, बट एक्चुअली मतलब क्या एक्चुअली ना मतलब हम, हाँ हाँ जी माता इसमें जी। ना माता जी एक विंडो बहुत काम आ जाती है माता जी। मेरा पहले जैसे मैंने एक रेगुलेशन में बोलने वाली थी, मेरा कैसे था माता जी, एकदम एक तो प्योर डिवोटी, ना तो 5th क्लास चंडाल, मतलब मेरे ऐसे बीच में कुछ था ही नहीं कि मैंने जब नया नया स्टार्ट किया था कि मैं मतलब 4-5 साल पहले कि मैं 4 बजे उठूंगी, तो 4 बजे अगर मैं नहीं उठ पाई, क्योंकि कभी कभी मुझे रात को 11 भी हो जाते थे, जैसे प्रभु सपोज लेट आते थे तो उनको फूड सर्व करके फिर मुझे 11 हो जाते थे, तो कुछ दिन तक ये चला, फिर मुझे हेल्थ अफेक्ट करने लगा। तो मेरा क्या होता था, मैं 4 बजे अगर नहीं उठी तो मैं डायरेक्टली 7:30-8 बजे उठती थी, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि अब मैं उठ के करूँ क्या। पर फिर बाद में थोड़ा मैंने वो बैलेंस करने का एक कि ऐसे तो नहीं चलेगी भक्ति, 8 बजे उठ के तो मेरा दिन बर्बाद हो जाता था पूरा, क्या अभी करूँ क्या मैं, जीने की इच्छा नहीं है, ऐसे हो जाता था, करूँ क्या। तो एक विंडो रखनी चाहिए माता जी की, मतलब जैसे मैंने कहा 5, मतलब 4 o'clock को नहीं जमता तो 5 कट ऑफ है, तो 4 से 5 के बीच में आप उठ सकते हो, ऐसे जी खुद को रखना है, या 4 to 5:30। अगर जैसे बच्चे छोटे हैं या घर का भी कुछ शेड्यूल कम ज्यादा होता है ना, हस्बैंड कभी लेट आते हैं कभी ये सब, तो वो एक विंडो सिस्टम बहुत काम आता है कि हमें गिल्ट नहीं आता फिर। जी माता जी। एक्चुअली कई बार हम अपना माइंड भी सेटअप कर लेते हैं ना, रेस्ट चाहिए, पता नहीं वो वैसे इतनी जरूरत होती नहीं है, बस ऐसे ही लगता है कि हम सुबह से उठे हुए हैं, रात के हो गए हैं, बस रेस्ट चाहिए। कुछ माइंड सेटअप भी होता है हाँ ना। तो एग्जैक्टली वो भी रहता है, और कैसे कि हमने अगर हमें वो ड्यूरेशन पहचाना नहीं ना अभी, तो भी वो साइकोलॉजिकली चलते रहता है। हम आप खुद के हिसाब से वो ढूंढिए कि मुझे कितनी आवर स्लीप इनफ हो रहा है, हर एक के लिए अलग रहेगा, और आपके फेस के हिसाब से भी वो अलग रहेगा फिजिकली। यस तो यस। फिर वो अगर हमें एकदम मिल जाता है ना तो बहुत इफेक्टिव हो जाते हैं हम। और रात को भी जल्दी सोना है माता जी, नहीं होने वाला है, सब कुछ नहीं होने वाला है कि रात को भी हम लेट सोएंगे, सुबह भी जल्दी उठेंगे, दिन में भी रेस्ट नहीं करेंगे, ये नहीं होने वाला। तो रात हाँ को हाँ। जल्दी सोना तो वो रखना ही टारगेट में। थैंक यू सो मच माता जी। मैं जरूर अब अपने बच्चों को भी भागवतम पढ़ाने की कोशिश करूंगी, बिकॉज पहले मुझे समझ ही नहीं आता था कि करूं कैसे। थैंक यू सो मच। अगर मुझे कोई जरूरत पड़ी तो आई विल डेफिनेटली टेक हेल्प फ्रॉम यू माता जी। थैंक यू सो जी माता मच। जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता थैंक यू सो मच माता जी। हाँ जी, नेक्स्ट माता जी अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अगर कोई पूछना चाहते हैं और कोई माता जी तो। हरे हाँ जी, जानवी माता जी। हाँ जी। हाँ जी माता जी, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि एक्चुअली वैसे मेरा बेटा है, वो मैं उसको भक्ति सिखाती हूँ, वो फॉलो कर लेता है बात को, बट उसकी प्रॉब्लम एक है कि वो बहुत मूडी नेचर का है, बहुत ज्यादा मूडी नेचर का है वो। मतलब लाइक कैसे बताऊं कि अभी एकदम से वो इतना अच्छा है ना, एकदम से वो बिल्कुल जीरो पेशेंस पे आ जाता है। मतलब मतलब मुझे समझ नहीं आती कि एकदम से यू टर्न कैसे ले लेता है वो इतना जबरदस्त, है ना। तो मतलब मुझे समझ नहीं आती कि मैं उसको हैंडल कैसे करूं, उस टाइम पे वो बात ही नहीं सुनता, हैंडल कैसे करूं। ऐसा नहीं है कि मैं स्ट्रिक्ट नहीं हूँ, मुझे लगता है मैं जितना स्ट्रिक्ट होना चाहिए ना उससे ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हूँ, और सारा हमेशा ऐसा बिहेव नहीं करता, लेकिन आप लगा लो कि दिन में 4-5 बार तो ऐसा बिहेव करता ही है वो। और मेरी एक मतलब मेरा बेटा 9.5 years का है, और डॉटर है मेरी 4.5 years की है। तो मतलब उन दोनों में भी ना मतलब मेरे को समझ नहीं आती मैच कैसे हो, क्योंकि इतना ज्यादा जीरो पेशेंस का उसका लेवल हो जाता है, उसको मारने लग जाएगा। मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं छत पे आके बात कर रही हूँ कि वो मेरी बात सुन ना ले, क्योंकि अदरवाइज वो गुस्सा कर जाएगा कि मम्मा ने क्यों पूछी है ये बात मेरे बारे में। तो कैसे मैं उसको हैंडल करूँ, क्योंकि मुझे मुझे ना कभी कभी ऐसे लगता है कि आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है वो। अदरवाइज वो भक्ति भी समझता है, सब कुछ समझता है वो। और कभी कभी ना जैसे मेरे साथ भी रूड बिहेव करने लग जाता है, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी मेरे साथ भी रूड बिहेव करने लग जाता है। और फिर मुझे कहेगा मम्मा मुझे पता ही नहीं चलता मैं जब ऐसे करती हूँ,
लेकिन हाउ टू हैंडल हम्म, सच टाइप ऑफ चिल्ड्रन, आई डोंट नो माता जी। मेरी तो समझ, ऐसे लगता है कभी कभी ना समझ खत्म हो गई है। नहीं नहीं, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है, बट आई थिंक 99% माता जी के बारे में ऐसे होता है माता जी। बच्चे होते हैं ऐसे, और खासकर अपनी माँ के साथ तो होते ही हैं। ये जो है ना कि मेरी बेटी का भी ये इशू रहा है काफी दिन तक। एक क्या है ना माता जी, जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि ये जब हम कहते हैं ना थोड़ा सा मूडी है और रूड है, तो शायद कभी कभी, जैसे मैं मेरे एग्जाम्पल से बताऊंगी कि क्या हो जाता है ना कि उनका ये अचानक नहीं होता है नेचर। ये कुछ कुछ चीजें से हर एक का कंडीशनिंग अलग अलग होता है, हर एक के इश्यूज अलग होते हैं, मटेरियल शॉर्टकमिंग अलग अलग होते हैं। तो इनका ये नेचर रहता है बच्चों का, जो पहले से थोड़ा थोड़ा रहता है, पर हम उसको उस एज की वजह से हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और फिर कैसे हो जाता है कि वो जैसे बड़े होते हैं, हमको वो थोड़ा सा ज्यादा दिखने लगता है कि अरे ऐसा है। अभी जैसे रूडनेस का आपने कह लिया, तो छोटे रहते हैं तो वो बोल देंगे तो हम इतना माइंड नहीं करते, पर जैसे बड़े होते तो वो हम भी नोटिस करने लगते हैं। तो ये एक चीज है कि एकदम से नहीं होती है। तो इसमें क्या आता है जी, ये जाएगी भी नहीं एकदम से। तो इसमें एक तो आपको एस्केलेशन, मतलब आपके प्रभु जी का भी थोड़ा सा इसमें वो होना चाहिए। जैसे मैंने कहा हाँ जी अभी माता जी, वैसे मेरे प्रभु जी ही इज ऑल्सो अ डिवोटी, बट हाँ, वो थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है। सीरियसली स्पीकिंग तो थोड़े, मतलब वैसे शॉर्ट टेम्पर्ड नहीं है, लेकिन बच्चों के मामले में थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है। उनको बच्चों की बातों से थोड़ा जल्दी इरिटेट हो जाते हैं। अदरवाइज ही इज गुड। मतलब अगर आप बाकी नहीं तो सबसे डीलिंग्स देखोगे मतलब ना, कि वो आप, अच्छी है। नहीं मतलब जी, इसमें क्या है ना कि आप उनको फिर क्या है, बच्चों की बातें उन तक हर बात तो नहीं लेके जाओगे, राइट। उनका नेचर भी आप कह रहे हो, तो पर क्या है, आप ये बेटे को उनका थोड़ा सा जो डर दिखाना है वो आप यूज कर सकते हो कि पापा को बताओ क्या मैं उनको कैसे, मतलब जी कि बच्चों को ये थोड़ा सा, जब मैं कह रही थी ना, ये डार्क साइड ऑफ पेरेंटिंग है कि सब कुछ ऐसे गुडी गुडिश नहीं होने वाला है कि स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। ये है थोड़ा, मतलब जी हमारे वैदिक संस्कृति में भी थोड़ा सा हार्श होना, थोड़ा सा कभी टमाट लगती है तो वो होता है ठीक से। बहुत ओपनली कुछ बातें नहीं कर सकते, बट जैसे हिज होलीनेस भक्ति का स्वामी महाराज के भी लेक्चर्स में सुना हुआ है कि कभी कभी ये चीजें होती है। और जैसे कि ग्लिम्पसेस ऑफ ट्रेडिशनल इंडियन लाइफ में एक इंसिडेंट है कि वो प्रभु जी डिवोटी हैं, तो उन्होंने कुछ चोरी की थी, ऐसे कुछ किया था, तो उनके पिताजी ने बहुत मारा था उन्हें। तो उन्होंने कहा कि आज तक मैं वो भूला नहीं हूँ कि मुझे जो वो गिल्ट वो जो था। और मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि यही एक है कि हम बच्चों को मारते ही फिर ऐसे, बट जैसे आप कह रहे हो कि आप बाकी भी स्ट्रिक्ट हो, बाकी भी आप मतलब वो बाकी भी बच्चे सब कुछ समझ रहा है, थोड़ा सा ये नेसेसरी होगा। क्योंकि जैसे मैंने कहा, मॉडर्न पेरेंटिंग का ये एक है, बच्चों को बिल्कुल मारना नहीं, बिल्कुल मारना नहीं, पर बच्चे इनोसेंट भी उतने होते हैं, मतलब जी कि उनको नहीं समझ रहा है कि वो गलत करे। दे आर लाइक एनिमल्स टू सम एक्सटेंट, इन द सेंस कि वो इनोसेंट है, एनिमल्स भी इनोसेंट होते हैं, वो उनको उनका विम फॉलो करना होता है। और एज हम्म। पेरेंट्स वो हम नहीं फॉलो करने दे सकते, हमारे बेसिक पेरेंटिंग में ये नहीं आता है। तो हम्म। लिटिल ये उनको समझना चाहिए कि उनकी अभी गलती हुई है, तो लिटिल वी कैन यूज दिस थ्योरी। और माता जी, मैंने ये एक प्रॉब्लम और बहुत ज्यादा मुझे आती है कि जैसे मैं उसको हाँ कुछ समझाती हूँ ना, अपने बेटे को कुछ भी समझा रही हूँ, है ना, लाइक मान लो मैं उसको अच्छी बात समझा रही हूँ, मैं थोड़ा सा उसको डांट के समझा रही हूँ, तो वो क्या करेगा, वो डांट पे ध्यान दे देगा कि डांट पड़ी है। ये नहीं समझेगा कि डांट क्यों पड़ी है, मैंने क्या गलती करी, इस वजह से मुझे डांट पड़ी। वो आई मीन टू से कि वो ना गलत बात तो फटाफट पिक कर लेगा कि मुझे डांट दिया, है ना, लेकिन जिस बात पे डांट पड़ी है ना, उसको इग्नोर कर देगा। ये चीज प्रॉब्लम मुझे नहीं बहुत इरिटेट हो जाती हाँ जी, मैं समझ सकती हूँ क्योंकि सिमिलर सिचुएशन से मैं भी गई हूँ। और जब मैं फर्म हुई हूँ और जब उसको मालूम है कि नहीं अभी तो मतलब ये अगर गुस्सा हो जाती है तो मुझे इसको ओबे करना है माँ को। और दूसरी बात, मुझे
प्रताप मिलेगा। थोड़ा सा ही करना पड़ेगा मैसेज, ये थोड़ा हार्श लग सकता है पर सही जगह पर थोड़ा सा। और शायद देखिए कुछ दिन के बाद हमें इसकी जरूरत भी नहीं पड़ती है, ऐसा नहीं कि हम बच्चों को मारते घूमने वाले हैं। ये जो प्रॉब्लम्स है ये थोड़ा सा इसका हमें यूज करना पड़ता है और करेक्ट जगह पर, जैसे कि आपने बताया कि बेटे को आप ये दिखाइए कि आप मतलब उसने आपका डांटना पॉइंट आउट नहीं करना है, ये भी हमारी थोड़ी सी गलती हो जाती है। जैसे मैंने कहा मॉडर्न पेरेंटिंग प्रिंसिपल्स, बच्चों को अपने लेवल का समझो। मेरे प्रभु जी ने मुझे बताया माता जी कि तू डिस्कशन बंद कर उससे, क्यों तू उसको क्यों डांट रही है, ये सब चीजें बंद कर। उसको समझना चाहिए ये करेक्ट है और वो कर रही है वो रॉन्ग है, फिनिश। ऐसे हमको उनका ईगो जो रहता है वो काटना पड़ेगा। और जैसे ये सब एक साथ ये चीजें मतलब जी ऐसे नहीं कि सब हमें नेगेटिव चीजें फॉलो कर रहे हैं, हमारा बाकी भी सब कुछ है। आप बाकी उनको भक्ति भी दे रहे हो, ओबीडियंस की बातें भी हम बताएंगे उन्हें, उनको बाकी भी एक्टिविटीज में एंगेज कर रहे हैं, तो वो सब चीजें फिर इजीली चली जाती। ये ओबीडियंस जो है ना, विदाउट एनी रीजन यू हैव टू ओबे मी, एंड विदाउट एनी एंड यू कांट फाइंड माय फॉल्ट। अगर वो आपको बोल रहा है कि आप डांट रहे हो तो उसको हक नहीं है आपको बोलने का कि आप डांट क्यों रहे हो, उसने ये नहीं बोलना चाहिए। ये हमारा थोड़ा सा, जब मैं कह रही हूँ माता जी मॉडर्न में थोड़ा सा हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अब तक मैं इन्फ्लुएंस थी इन सब चीजों से, तो माता जी अब माता जी एक चीज और मतलब मैं ये देखती हूँ उसमें कि ना, उसमें ना ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है, बट बचपना बहुत ज्यादा है। मतलब आप लगा लो कि वो 9.5 years का है ना, तो बचपना उसमें है कि 6 साल के, मतलब बचपना इन द सेंस कि ना वो बच्चों जैसी हरकतें करता है। मतलब अकेडमिकली ही इज वेरी गुड, ठीक है, हर चीज में अच्छा है, हाँ, बट हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि हाँ, उसकी दिमाग का में कुछ ऐसा नहीं, इंटेलिजेंस ठीक है, बट बचपना बहुत ज्यादा, रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो है, जीरो जीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करता है। मतलब अपनी एज के अकॉर्डिंग बच्चे को जितना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, मैं समझा समझा के ना उसको, मतलब बहुत समझाती हूँ, प्यार से भी डांट से भी। मुझे कभी कभी ऐसे लगने लग जाता है पता नहीं इसके जीन्स ही तो ऐसे नहीं है जो इसको समझ नहीं आती बात में। तो मतलब मुझे रीजन फाइंड आउट ही नहीं कर पाती हूँ। मतलब मैं भी ऑब्वियसली महाराज की बात को बहुत समझती हूँ, प्रभुपाद जी की बात को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कुछ बच्चे अलग ही तरह के होते हैं शायद, वो जनरल चीजों से हैंडल ही नहीं होते, मुझे ऐसे लगता है। माता जी वो हमारे इसमें का है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो माते कैसे होता लाते है भी तो नहीं खाते, लाते भी तो नहीं खाते, ये लोग लाते भी तो नहीं जो खाते, गलती प्रॉब्लम ही हमारी है। यही सारी प्रॉब्लम है आप आजकल। नहीं आंटी जी, आपके बेटे के जो बारे में अभी आप बोल रहे हो ना वो थोड़ा नॉर्मल है माता जी। अभी हर एक केस में कैसे है, कोई कोई बच्चे जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, कोई कोई बाद में होते हैं। लड़कों में तो कैसे काफी काफी बार देखा जाता है वो ज्यादा लेट मैच्योर होते हैं कंपेयर टू गर्ल्स। तो इट्स नॉर्मल माता जी। सिर्फ कैसे है, आप जो ये कह रहे हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी और ये बातें, तो इसमें कैसे माता जी मुझे मालूम नहीं आप बाकी कितना चीजें कर रहे हो, आई डोंट नो, बट जैसे कि मॉर्निंग प्रोग्राम है या भागवतम है, तो ये जो चीजें हैं ना, अगर मॉर्निंग प्रोग्राम को उसको आरती को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी कि तू पुजारी जैसे ड्रेस करना है आज, और इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डू द आरती, चीजें बहुत फर्क पड़ता है माता जी। जैसे मेरी बेटी में मैच्योरिटी लेवल बहुत हाई है उसमें, क्योंकि उसको बचपन से मैंने ऐसी एक्टिविटीज दे दी। मतलब गैस वो चलाती है 2 साल की थी तब से। सीजर्स तो बच्चों को बहुत साल तक देते नहीं है, ये 1 साल की थी तब से मैं उसके हाथ में सीजर्स दे देती हूँ। मतलब ये छोटी छोटी बातें माता जी, बट बच्चों के मामले में कैसे ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब ये ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम उनको दे जो अडल्ट लेवल पर हम करते हैं, तो उनको भी लगने लगता है कि हम केपेबल है और हम कर सकते हैं। तो मुझे बहुत माता जी बोलते थे अरे क्या आप उसको किचन में इतनी छोटी बच्ची को लेकर ये करते हो। सेफ करने, जैसे हम भी गैस चलाते वैसे ही वो गैस चलाती थी, पर सेफली, मतलब उसको अकेला छोड़ दिया और ऐसे नहीं था। छुरी भी मैंने उसको बहुत पहले दे दी क्योंकि वो करती थी अच्छे से कट, आज तक उसका कट नहीं हुआ छुरी से। मेरा कट होता है काफी बार उंगली, उसका कट नहीं हुआ। तो ये चीजें जब रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप बोल रहे हो ना माता जी, तो ये चीजें अगर हम देना बच्चों को, जैसे कि पंचायती भी अगर लगानी है तो ये पर्सन हैज टू बी रिस्पॉन्सिबल।
तो वो सब मेरी बेटी अभी करती है कि मतलब वो मेन दिया लगाना, ऑयल लैंप लगाना, धूप लगाना, ये 5 साल की थी तब से वो करती है। तो ये जो चीजें है ना छोटी छोटी, फिर भागवतम डिस्कशन भी है तो इसमें हम काफी सारी चीजें एड्रेस कर देते हैं। जैसे मेरी बेटी को अभी समझ में आ जाता है कि मैं उसको ही बोल रही हूँ कि जैसे अभी ये चीज सब कोई इशू है उनके बारे में, स्वभाव का इशू है, तो ये डिस्कशन में हम करते हैं तो वो आ जाता है तो उनको समझ आते है, वो एक्सप्रेशन चेंज कर देती कि माँ मुझे ही बोल रही है ये ऐसे। तो ऐसे तो बहुत फर्क पड़ जाता है माता जी, ये चीज अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते, क्योंकि क्या है ये बच्चों की साइकोलॉजी डीपली अफेक्ट करेगा। मतलब उनको जैसे आरती वो कर रहा है तो घर के 4 लोग भी उसको देख रहे हैं, उसकी छोटी बहन भी देख रही है, तो आप उसको प्रेस कर सकते हो छोटी बहन के सामने कि देख भैया कैसे अच्छे से रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। और एक माता जी बहुत अच्छा पॉइंट मेरे दिमाग में आया, ये जो भूरीजन प्रभु का बुक है उसमें है माता जी, जो आपको बहुत फायदा हो सकता है। मतलब मुझे भी मेरी ऐसी सिचुएशन में बहुत फायदा हुआ कि आप बच्चों से वो बात कीजिए, मतलब आप उनसे ऐसे बात कीजिए कि वो वैसे है जैसा आप चाहते हैं। मतलब आप आपके बेटे से ऐसे डांटेंगे तो उसका ऐसे डांटना कि अरे तू तो कितना रिस्पॉन्सिबल है, भले वो आपको बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं लग रहा है, वो एकदम डब्बा लग रहा है, कुछ नहीं है, पर आप उसको रिस्पॉन्सिबल देखना चाहती। देखिए उस वक्त आप बहुत गुस्से में रहेंगी, कुछ भी सपोज रहेगा, बट यू स्पीक व्हाट यू वांट हिम टू बी, तो वो हैमरिंग भी साइकोलॉजिकली बहुत अच्छा होता है। और मेरी बेटी के साथ मैंने ये देखा है, मतलब जैसे राइटिंग मैंने कहा था मुझे थोड़ा चिंता थी, मेरी बेटी को मैंने राइटिंग बहुत कम दिया था, अरुदा माता जी का मैं फॉलो कर रही थी, तो स्कूल के कंपैरिजन में तो वो बहुत कम राइटिंग करती थी। तो मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया कि अरे रिद्धिका तू तो बहुत अच्छा राइटिंग करती है, और सिर्फ अच्छा राइटिंग करती ये नहीं, तुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है, तुझे राइटिंग में बहुत इंटरेस्ट है। तो आज तक उसका स्टार्ट ही वैसे हो गया, तो वो उसे एक्चुअली लगता है कि उसे राइटिंग में इंटरेस्ट है, जबकि मुझे आइडिया नहीं था कि उसको इंटरेस्ट है या नहीं। तो जैसे अभी आप कह रहे हो ना, कह रहे तू रूड है, ऐसा नहीं डांटना उसको, जब बोलना अरे तू तो कितना पोलाइट है, तू तो बहुत पोलाइट है, ऐसे मतलब हैमर। देखिए एज पेरेंट्स ये हमारा एस्पेक्ट है, मैं सोचती हूँ कि जैसे मैंने बाकी भी पेरेंट्स देखे हैं नॉन डिवोटीज में भी कि हैमरिंग बच्चों पर, वो हैमरिंग उनकी जो भी वैल्यूज है वो हैमर कर करके बच्चों में वो लाते ही हैं, वो आ ही जाती है, क्योंकि एज पेरेंट्स वरदान है हमको कि हम बोलेंगे वो उनके इधर जाएगा। तो बोल के। और एक मतलब जो आपने क्या कहा कि आपके बेटी के साथ उसका थोड़ा सा जरा टॉलरेंस कम है, बोल रहे थे ना माता जी? हाँ जी, हाँ जी। हाँ हाँ, जी, माता जी। तो माता जी जैसे मैंने कहा कि थोड़ा ये जब मैंने ये क्रिएटिविटी का पॉइंट मेंशन किया ना माता जी, अभी उन दोनों के हिसाब से आप कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हो कि चलो वैसे तो सपोज दोनों के शेड्यूल्स अलग रहेंगे, बट आप है ना ऐसे कुछ एक्टिविटी प्लान कर सकते हो जिसमें बड़े का बड़प्पन दिखेगा और छोटी को कुछ वैल्यू ऐड होगी, मतलब दोनों को क्रिएटिविटी कुछ होगी उस एक्टिविटी में, और बड़े को आप एनकरेज कर सकोगे और छोटी को उसके लिए रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकोगे। ये भी एक मतलब थोड़ा सा हमारा मॉडर्न पेरेंटिंग में ये कल्चर बहुत कम है, सब समान है, मतलब वो जो मेल फीमेल से स्टार्ट हो जाता है ना कि हस्बैंड वाइफ समान है, तो फिर भाई बहनों में भी हमारे पुराने इंडिया में बहुत था ये कल्चर, अगर आपको याद हो हाँ कि जी, बहुत बड़ा भाई मतलब उसके पैर पड़ने हैं। हाँ जी। हमारे घर में मतलब जी इतना नहीं था ये छोटे बहन, मैं सबसे बड़ी हूँ, पर बहनों में हम 3 बहन हैं, पर बहन मेरी सबसे छोटी बहन है 7 इयर्स छोटी है मुझसे, पर हमारे घर में वो नहीं था कल्चर कि बड़ी को बड़े जैसा कुछ ट्रीट करो। पर इसका भी बहुत फायदा होता है क्योंकि उनके रिलेशनशिप के कैलकुलेशन भी बदल जाते हैं कि बड़ा है तो फिर बड़े को भी बड़ा जैसे लगने लगता है। मतलब जी वो भी हमारे कल्चर का बहुत है कि पुराने कल्चर में कैसे थे 7-7 8-8 भाई रहते थे, बड़ा ही सब कुछ करता था, बड़ा ही सब खेती देखता था, सब शादियां, क्योंकि माता पिता काफी बार थक जाते थे, पर वो कल्चर इतना था रिस्पेक्ट का, तो उसको गलत माना जाता है मॉडर्न पेरेंटिंग में, आप क्या ये भेदभाव कर रहे हो, ये वो नहीं है। तो वो भी अगर आप इंट्रोड्यूस कर सको तो ये जो 2-3 चीजें है ना माता जी थोड़ा सा ये यस थोड़ा माता जी, ये सा मुझे बहुत क्लिक करी है। 2-3 पॉइंट जो आपने मुझे बताए हैं ना, एक तो यस ये माता वाला जी। कि उसको ये बोलो कि तुम अच्छे हो, अच्छे यू आर गुड बॉय, है ना? आप अच्छे हो, आप गुड पोलाइट हो। बॉय नहीं माता जी। हाँ इसमें और एक है माता जी, वी नीड टू यूज वेरी स्पेसिफिक वर्ड्स। गुड यस, बहुत जनरल हो गया, गुड नहीं,
जैसे कि अगर बच्चा Right. मूड स्विंग है, अरे तू तो बहुत सेल्फ कंट्रोल्ड है, तू तो खुद के मूड्स कंट्रोल कर सकता है, ऐसे Yes, मतलब yes, yes, वेरी yes. स्पेसिफिक एक क्वालिटी, Okay. और एक क्वालिटी पर आप फोकस कीजिए उस वक्त के लिए, तो ये बहुत आपको फायदेमंद हाँ है, मैं जी, तो हाँ जी, हाँ जी, ये मुझे बहुत 2-3 पॉइंट्स बहुत अच्छे लगे हैं। हाँ जी, माता जी। आपको मैं सेम पिंच कर सकती हूँ, क्योंकि इसी फेज से मैं अभी गई हूँ अच्छा, रिसेंटली। ठीक है। रिजल्ट मैंने देखा, अद्भुत रिजल्ट है माता जी। नहीं, आई विल डेफिनेटली यूज़ दिस थिंग्स, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि ये काफ़ी करेगा उसको सूट, क्योंकि जिस तरह का उसका नेचर है ना, मुझे लग रहा है कि ये उसको यस ये क्लिक कर सकती हैं चीज़ें। थैंक यू सो मच माता जी, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके पॉइंट्स। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा हरे माता जी, कृष्ण दैट वाज़ माता इट। जी। और एक्टिविटीज में एंगेज करना, यस, और ये बच्चों वाली जो को एक्टिविटी लाइक माता जी ने जिसमें बताई उनको है ना, बड़प्पन लगे। हाँ, यस, ये एक्टिविटी जो बताई है ना जी, कि उसमें बड़प्पन लगे, उसको लगे कि मैं उससे बड़प्पन रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लगे। आएगी ना उसमें, हाँ जी, कि मैं बड़ा हूँ, जी, है ना? जी, जी। तो हाँ, ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी है। थैंक यू सो मच माता जी। जी। थैंक यू सो हरे मच। कृष्ण माता जी। कृष्ण। हरे अ, कृष्ण। हाँ जी, पूछिए माता जी क्वेश्चन। हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन पूछिए माता। हाँ जी, कमला माता जी प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए। कमला माता जी ने पहले भी हरे कृष्णा। हाँ जी माता हरे जी। कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था माता जी, बहुत अच्छा लगा। मुझे एक सवाल है कि अभी बच्चे होम स्कूलिंग में के एटमॉस्फेयर में बड़े होंगे, तो वी गिव देम ऑल काइंड्स ऑफ गुड थिंग्स कि शास्त्रास, वेदास, भगवद गीता, भागवतम और मॉर्निंग प्रोग्राम। हम इसी एटमॉस्फेयर में हम बच्चों को अपना लाना चाहिए। प्रभुपाद बोलते हैं सही है, बट होम स्कूलिंग क्या करता है, डज इट गिव देम एक्सपोजर टू फेस द आउटसाइड वर्ल्ड? जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनका करियर कैसे बनेगा, हाउ विल दे डील विद द आउटसाइड वर्ल्ड, उनका मेंटली दबाव पड़ेगा क्या, सम थिंग्स विच यू नो फ्यूचर के बारे में। क्योंकि बहुत पेरेंट्स मैंने देखे कि वो डरते हैं होम स्कूलिंग करने के लिए, क्योंकि वो सोचते हैं कि आउटसाइड वर्ल्ड में वो बड़े होकर कैसे फेस करेंगे, कैसे जॉब करेंगे, और उनका मेंटली या व्हाट इफ दे बिकम वेरी यू नो इनसिक्योर, एंड वो काइंड ऑफ यू नो साइकोलॉजी इफेक्ट कर सकता है बच्चों पर। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माता जी। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है माता जी, बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है होम स्कूलिंग के हाँ बारे जी, में। वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन माता जी, है ना केतकी माता जी? आप तो मोस्टली ये क्वेश्चन फेस करना ये पड़ता करना होगा। पड़ता है मुझे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर करना बिल्कुल। होता है ना फर्स्ट क्वेश्चन। या माता जी सबसे पहला पॉइंट तो ये है माता जी कि हम होम स्कूल भी कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता, कभी भी पॉसिबल नहीं कि हम मटेरियल वर्ल्ड से कट ऑफ होने वाले हैं। हम कहीं पर भी जाए, वी आर कॉन्स्टेंटली इन कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल वर्ल्ड। एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट ये हो गया है कि सिर्फ स्कूल ही हमको दुनिया से इंट्रोड्यूस कराता है। स्कूल हमें कुछ नहीं इंट्रोड्यूस कराता। स्कूल हमें एक साल में बॉन्ड बच्चों को एक साथ एक कमरे में डालता है, और वो कमरे में डालता है और कमरे के बाहर निकालता है, दैट्स इट। ये स्कूल में होता है। ये हम कभी सोचते नहीं, बिकॉज हम प्रोग्राम्ड है कि नहीं, स्कूल तो क्या नॉर्मल है, ऐसा ही तो होना चाहिए, स्कूल में तो ऐसे ही है और यही बराबर है। बट एक्चुअली स्कूल में भी कुछ होता नहीं माता जी एक्स्ट्रा। जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ बच्चे एक साथ आते हैं, वो कुछ चीजें सीखते चले जाते हैं। वर्ल्ड तो वैसा के वैसा है बाहर। स्कूल तो एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड बना देता है कि चलो तुम्हारे साथ सब 1990 के बॉर्न होंगे। ऐसा कौन से वर्ल्ड में होता है? आप मंदिर जाते हो, क्या आपके साथ सिर्फ आपके एज के लोग आएंगे? ऐसे नहीं होता है। आपके साथ 60 साल की माता जी भी होती है फ्लावर सेवा में, आपके साथ 15 साल की लड़की भी होती है। तो ये हमारा गुरुकुल सिस्टम रहा करता था जनरली, कि सब मिक्स्ड, छोटे बड़े, तो ये नेचुरल एनवायरनमेंट है। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट कि स्कूल हमें अननेचुरल एनवायरनमेंट को में इंट्रोड्यूस कराता है, मतलब वर्ल्ड को इंट्रोड्यूस कराता ही नहीं है स्कूल।
और सेकेंडली बच्चे होम स्कूलिंग में है तो उनका अनुभव तो कम नहीं होता है कुछ भी। जैसे मेरी बेटी है वो हर इंसान से इंटरेक्ट करती है। रादर उसका अभी तो मेरा वो काम चल रहा है कि उसका फ्रेंडलीनेस में कम करवा रही हूँ। वो बाय नेचर शी इज एक्सट्रोवर्ट व्हिच इज नॉट वेरी गुड फॉर अ गर्ल। तो वो कैसे डिलीवरी बॉय भी आता है उससे गप्पे मारने लगेगी कि क्या भैया कैसा है, कौन सा पार्सल है। अरे भाई मैं उसको बोलती तुझे क्या जरूरत है ज्यादा बात करने की। तो ये तो अलग बात है, मतलब डिफरेंट टॉपिक है डिस्कशन का। पर बच्चे इंट्रोड्यूस होते हैं होम स्कूलिंग में नेचुरली टू द रियल वर्ल्ड। नेबर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, हम प्रीचिंग के लिए जाते हैं, हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करा भी सकते हैं अलग अलग एनवायरमेंट को। तो बच्चे किसी भी पॉइंट पे दे आर नॉट कट ऑफ, दे आर रादर सीइंग द रियल वर्ल्ड, दे आर सीइंग रियल पीपल, दे आर सीइंग द लेबर्स, दे आर सीइंग गेस्ट। मतलब घर पे भी लोग आते हैं, वो देखते हैं अलग अलग टाइप के लोग कौन है, क्या है, कैसा है। तो ये तो फर्स्ट पॉइंट, मतलब ये सेकंड पॉइंट है कि दे आर इंट्रोड्यूस। मतलब फर्स्ट पॉइंट है कि स्कूल इज आर्टिफिशियल, सेकंड पॉइंट ये है कि होम स्कूलिंग इज नेचुरल। तो ऑफिस में भी आप देखो, कॉर्पोरेट लाइफ में भी आज क्या है उनको कंसर्न्स की लोगों का EQ भी होना चाहिए। वो ऑफिस कल्चर में उनका क्या होता है, वो अलग अलग लोगों से के साथ डील कैसे होना चाहिए, साइकोलॉजी कैसे समझे। तो ये सब बच्चे होम स्कूल में सीखते हैं। सेकेंडली वो खेलती भी है, बहुत ज्यादा खेलती भी है। तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी डिवोटी से खेलती है। जैसे मैं तो हस्बैंड डिवोटी नहीं है, वी आर नॉट लिविंग इन अ डिवोटी कम्युनिटी। तो उसको खेलने के लिए उसके डिवोटी फ्रेंड्स हैं, पर उसको मैं लाऊं कहाँ से, रोज उसको खेलना तो चाहिए। नॉन डिवोटीज में खेलती है, उसको वो भी समझ में आता है उनके क्या वैल्यूज नहीं लेने हैं। हमारा कांस्टेंट डिस्कशन चलते रहता है कि चलो कोई अगर खराब बिहेव कर रहा है छोड़ दे, तुझे बेसिक फ्रेंडशिप रखनी है, बेसिक तुझे खेलना है ना, तुझे खेलने को तो अच्छा लगता है ना, कुछ झगड़ा वगड़ा लेकर आती है पर तुझे खेलने को अच्छा लगता है ना, तो तू ये पॉइंट छोड़ दे, उनके वैल्यूज मत ला, उनके वैल्यूज मत ला। तो इससे भी वो बहुत, उसका नेचर चेंज हो रहा है अभी कि उसको ये भी सीखने को मिल रहा है कि भाई नहीं, एडजस्ट करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। यही तो है हमारा एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम। वो तो रहता है ना हर एक को कि बच्चे फिर कोप अप कैसे करेंगे, कोप अप कैसे करेंगे। सीधी सीधी नॉर्मल सारी चीजें हैं जो बच्चों को हम करवाते हैं और उससे वो डेवलप होते हैं। होम स्कूलिंग में हम सब चीजों के उनकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, हम सब चीजों पर कंट्रोल रख सकते हैं। स्कूल में अगर जाते हैं आपको मालूम नहीं कौन से बच्चों के साथ बच्चे क्या खेल रहे हैं। यहाँ पर मुझे सब मालूम होता है वो किसके साथ खेलती है, कहाँ खेल रही है, किसके यहाँ पर वो कौन सा गेम खेलते हैं, कौन कौन है, लड़के हैं नहीं है, लड़कियां हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ होम स्कूलिंग विच। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें कुछ कम तो नहीं रहा है। देयर इज नो डेफिशिएंसी इन दिस कि बच्चे सब करते हैं, सब कर सकते हैं इसमें, और डिवोशनल एटमॉस्फेयर में ये सब कर रहे हैं। तो उनका जो डेवलपमेंट होगा उसमें मुझे नहीं लगता कुछ कम रहने वाला है, क्योंकि एक्सपोजर तो रहेगा ही और वो हमारे हाथ में भी है। जैसे मेरी बच्ची, मैंने कहा उसको वो प्रॉब्लम कभी नहीं था कि इंटरेक्शन, शी इज वेरी गुड एट स्पीकिंग ऑल्सो। तो वो बहुत अच्छे से स्पीकिंग भी कर लेती है, लेक्चर भी दे देगी, कुछ आपको वीडियो भी बना कर दे देगी। अगर कोई बच्चों का अलग कुछ नेचर है तो उनको उस हिसाब से आप मोल्ड कर सकते हो, उनको थोड़ा ओपन अप करवाना है। यू कैन गो फॉर गुड प्रीचिंग प्रोग्राम्स, उसमें जा सकते हो आप घर पे संडे स्कूल जैसे कुछ कंडक्ट कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है। द पॉइंट इज दैट यू कैन वर्क ऑन एवरीथिंग। आपको कुछ भी इश्यूज लगते हैं तो यू कैन work on it and sort it out, I think. यस माता जी। एंड सो आउटसाइड वर्ल्ड वो चैलेंजेस रहेंगे इन फ्यूचर, तो वो फेस कर पाएंगे क्या? माता जी ये वो बच्चे हैं जिनको हम बचपन से हरि नाम दे रहे हैं, जिनको बचपन से भागवतम दे रहे हैं, जो हमको भी काफी लेट मिला है हमारे लाइफ में। तो हम उन्हें साधना दे रहे हैं। तो ये इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता है, और इससे ज्यादा किस चीज से शक्ति मिलेगी। उनको भगवान के लोटस फीट को पकड़ना हम सिखा रहे हैं। तुझे डर लग रहा है, यू कैच कृष्णास लोटस फीट। तो कहाँ वो क्यों कम पड़ेंगे? द ओनली डेफिशिएंसी, ओनली इनकम्प्लीटनेस इन द वर्ल्ड। अभी हम ईशोपनिषद ही पढ़ रहे थे हमारे स्कूल में। द ओनली इनकम्प्लीटनेस इन दिस वर्ल्ड इज इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ द कंप्लीट होल।
तो हम बच्चों को कंप्लीट नॉलेज ऑफ कंप्लीट होल दे रहे हैं विद कंप्लीट प्रभुपाद, तो फिर क्या कम पड़ेगा उनको, तो सवाल ही नहीं कुछ कम करने का। यस माता जी, थैंक यू सो मच। और एक सवाल है, सॉरी छोटा सा, मेरी बच्ची ना, शी इज अराउंड 9 years ओल्ड नाउ, तो वो स्कूल में ना कोई भी फ्रेंड बना ही नहीं पाती है, क्योंकि सब लोग इतने डिफरेंट है। एंड इधर हमारा जो बच्चों का ग्रुप है, सत्संग है, उन सब से मिल जाती है और सबके साथ इतना अच्छा खेलती है। तो शी जस्ट वेट्स कि कब हमारा गीता क्लब क्लास होगा और हम लोग हफ्ते में एक बार मिलते हैं, तो वो एक ही दिन वो इतना एंजॉय करती है। बट स्कूल में इफ यू आस्क हर, आपके दोस्त बने हैं क्या, किसके साथ बैठ के खाती हो, किसी से जमता है, तो वो उसको किसी से भी मिलने के भी नहीं होता, मतलब शी डजंट जेल विद एनीबॉडी एंड शी फील्स वेरी लोनली अबाउट दैट। समटाइम्स ऐसा लगता है कि अरे यार स्कूल को भेज कोई, अभी हम ऐसा सत्संग कैसे लाए कि हर रोज डिवोटी के बच्चे मिले। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड क्वेश्चन माता जी। और आपका सिचुएशन एक्चुअली वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छा है, मतलब शी इज नॉट इंटरेस्टेड इन नॉन डिवोटीज, पर शी फील्स लोनली इन द स्कूल। अकेला लगता है उसे कि होना चाहिए था कोई, ऐसे लगता है उसे? माता जी, शी फील्स लोनली कि मैं सबसे अलग हूँ, तो तिलक रख के जाती है तो सब लोग बोलते हैं क्या लगाई है, और खाना क्या है अलग से लेके आती है। वो मैंने बोला है ना कि किसी से लेना नहीं है, क्योंकि अगर दिया भी तो वो लेना पड़ेगा, तो प्रसाद हम तो शेयर नहीं कर सकती है। अभी ऐसे उसका बर्थडे रहेगा ना, तो दैट टाइम आई मेक चॉकलेट्स एट होम ओनली और ऑफर करके दे देती हूँ, बट बाकी टाइम पे वो ऐसे ही शी इज नॉट एबल टू मिंगल मच विद एनीबॉडी, तो उसको बहुत बुरा लगता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है स्कूल में। तो थोड़ा माता जी आप थोड़ा सा आप इंटरफेयर कर सकते हो अगर, तो मतलब जैसे उसकी क्लास में जो भी लड़कियां हैं, तो उसको ऐसा थोड़ा सा आपकी बेटी से ना एक अंदाजा लेकर ना कि कौन उसमें से ठीक लगती है, थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा उसका आप डिस्कशन करके एक कर सकते हो। उसका जो थोड़ा इंटॉलरेंस होगा ना, ये क्यों मैं बोल रही हूँ मतलब जी, अगर उसको प्रॉब्लम नहीं होता ना तो भी इट वाज फाइन। हमें कुछ ऐसे नहीं है कंपल्शन कि नॉन डिवोटीज के साथ जेल होना ही है, बट अगर उसको लोनली लग रहा है तो देन वी नीड टू डू समथिंग। अगर उसको लोनली नहीं लगता, शी वाज फाइन, देन चल जाता था। तो आप एक कर सकते हो माता जी कि उससे थोड़ा सा डिस्कशन करके आपकी बेटी से कि तुझे उसमें से कौन ठीक लगती है। अभी उसमें भी ग्रेड्स होते हैं माता जी ना, कोई कोई बहुत ही ऐसे एनवियस टाइप्स की भी लड़कियां यस। होती है, कोई कोई फिर भी सात्विक होती है, डिवोटीज ना भी हो तो भी सात्विक उनका नेचर होता है ऐसे। तो आपकी बेटी से अंदाजा लेकर सपोज आपको कुछ ऐसे शॉर्टलिस्ट आप कर सकते हो और ऐसे थोड़ा सा उनको घर पर इनवाइट करना, मतलब आप थोड़ा सा इन्वॉल्व होकर थोड़ा सा बेटी को भी उनके बारे में कि चलो इसमें भी कुछ अच्छे गुण हैं ये लड़की में भी, और उसमें भी थोड़े कोई होंगे मतलब जी जो थोड़े इंटरेस्ट ले सकते हैं, कि जैसे आपका ये कोई संडे स्कूल जैसा कुछ आप बोल रहे हो, तो उसमें आप थोड़ा उनको इन्वॉल्व कर सके। या फिर जैसे मैंने बीच में एक स्टार्ट किया था घर पे, हमने एक सैटरडे स्कूल जैसे स्टार्ट किया था। मेरा टारगेट वो था कि यहाँ पर जो जिनसे खेलती है वो थोड़े कन्वर्ट हो जाए वो लड़कियां। तो वो कुछ एक्सटेंट तक कुछ लिमिट तक वो हुआ भी, मतलब उसके फ्रेंड चैट भी करने लगे और एटलीस्ट मतलब उनको एक रिस्पेक्ट एक है वैसे भी था। बट ये चीजें फायदा कर सकते हैं, मतलब आप उस मतलब बेटी के फोकस के लिए, मतलब सिर्फ उसके स्कूल के फ्रेंड्स को घर पे बुला लेना है एवरी सैटरडे। नहीं भी पॉसिबल हो एवरी सैटरडे, पर थोड़ा सा ऐसे कि सब बेटी से अंदाजा लेकर, क्योंकि अभी उसके ही इंक्लिनेशन आपको देखने पड़ेंगे कि उसको कौन अच्छे लग रहे हैं उनमें से ठीक ठाक, जो इंसल्ट नहीं करते, मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। तो आप थोड़ा इंटरफेयर करके थोड़ा बेटी को भी आपको थोड़ा साइकोलॉजिकली ना बार बार ये करना पड़ेगा कि अरे ये लड़की तो वैसे अच्छी लग रही है, वो लड़की भी वैसे अच्छी लग रही है, थोड़ा सा तुमसे खेल ले, ये कर ले, थोड़ा सा ही, मतलब ज्यादा नहीं। बट बिकॉज शी फीलिंग लोनली आप थोड़ा ये, क्योंकि अभी 9 साल की बोल रहे हो ना माता जी, अभी काफी स्कूलिंग भी अगर हम कहें तो काफी सारे काम है अभी भी, तो यस माता जी। कैन बी हेल्पफुल।
थैंक यू सो मच माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच माता जी। मतलब आपकी जो कन्विक्शन है गुरु महाराज के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, श्रीला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने की, माइंड ब्लोइंग। इतनी इतनी निष्ठा के साथ आप जिसमें इतनी निष्ठा हो सकती है ना, वही इतने प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता है इतने डिफिकल्ट क्वेश्चंस में। हम तो एक बार कंफ्यूज ही हो जाते हैं कि क्या आंसर हो सकता है इसका, इसका क्या आंसर हो सकता है। बट रियली आपका जो एक्सपीरियंस है, आप जो फॉलो कर रही हैं, बहुत ही इनकरेज है हमारे लिए, इनकरेजिंग है। थैंक यू सो मच माता जी फॉर जॉइनिंग अस। बहुत वंडरफुल एसोसिएशन रही और मैं बहुत खुश हूँ आपके एसोसिएशन से, और आई थिंक हम सब माता जी बहुत ही खुश है। ठीक है माता जी, आपने हमें बहुत टाइम दिया। प्लीज माता हरे जी, आप कृष्णा। हमें प्लीज टाइम दीजिए ताकि हम अपने बच्चे भी कृष्णा कॉन्शियस बना सकें और आपकी जैसी कन्विक्शन आ सके। प्लीज माता जी, प्लीज। थैंक यू जय सो मच, श्रील थैंक यू प्रभुपाद। सो मच माता जी। जय श्री प्रभुपाद। जय हरे मुझे कृष्णा हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा माता जी। जी ठीक है माता जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।